तो सर सत्य क्या है? किस बारे में सत्य है? वो आपने पूछा नहीं। सत्य का अर्थ तो ये जो है उसे सत्य बोलते हैं। ये देखो अभी आपको बताऊं। सत्य की परिभाषा जो है, माने जैसे आप अस्तित्व कहते हो उसी को एक एक दूसरे शब्द में सत्य भी बोलते हैं। सत्य क्या है? जी, ये कह रहा है सत्य एक गहन दार्शनिक प्रश्न है जिस पर विभिन्न विचारकों, धर्मों और विज्ञान ने अलग-अलग दृष्टिकोण दिए हैं। सत्य की परिभाषा और स्वरूप को समझने के लिए निम्नलिखित आयामों पर विचार करना आवश्यक है। जैसे अभी पहले ही दार्शनिक परिभाषाएं बता रहे हैं, क्योंकि विज्ञान ने भी बताया सत्य के बारे में, तो यहाँ पे आप सब हो जाएगा। सहमति सिद्धांत, एक है कोरिस्पोंडेंस थ्योरी, इसका नाम है सहमति सिद्धांत। सत्य वह है जो वास्तविकता से मेल खाता है, माने जो वास्तविक है। जैसा मैंने आपको बताया अस्तित्व का जो चीज है, जैसे मैं अभी जिंदा हूं तो मैं सत्य हूं, मेरे पिताजी अभी जिंदा नहीं है तो अब वो असत्य हैं, जब जिंदा थे तब वो सत्य थे। तो ये हो गया कि जब जो चीज जितने काल में उपस्थित है वो सत्य है। उदाहरण के लिए जैसे बर्फ ठंडी होती है तो एक सत्य है, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों से सहमत है, तो बर्फ जब भी होगी ठंडी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बर्फ कभी कभी भाई आप हाथ लगाएं और आपका हाथ जल जाए गर्म नहीं होगा। इस तरह की चीजें सत्य है। जैसे प्रमुख विचारक हुआ अरस्तू हुए, बर्ट्रैंड रसल हुए वगैरह। दूसरा है सुसंगति सिद्धांत है, कोहेरेंस थ्योरी। सत्य वह है जो अन्य ज्ञात तथ्यों के साथ तार्किक रूप से जुड़ता है, जैसे गणित के सिद्धांत, इन्हें भी सत्य माना जाता है। प्रायोजन सिद्धांत है एक, प्रैग्मेटिक थ्योरी। सत्य वह है जो व्यवहार में उपयोगी और फलदायी हो, माने ये भी है में आ गया। ये पहली वाली जो थ्योरी बताई सहमति वाली, उसमें माने है, अब है तो उसमें लाभकारी और फलदायी हो, नुकसान वाला ना हो। क्योंकि नुकसान वाली चीज भी तो है, वो भी सत्य ही है, कि किसी ने आपको एक चांटा मारा, आपको दुख हुआ, ये भी तो सत्य है ना। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, फलदायी होना चाहिए, वो उपयोगी होना चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं जैसे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अब ये ऐसा बोल तो रहे सर्वोत्तम नीति है, लेकिन जिनने ये बनाया होगा वो खुद ईमानदारी से कभी जीता नहीं होगा, क्योंकि ईमानदारी से जिएगा तो सड़क पे आ जाएगा और बहुत बार बहुत नुकसान उठाएगा, तो उसकी थ्योरी खुद में ही कट जाती है। तो ये प्रायोजन जो सिद्धांत है ये कंप्लीट थ्योरी से नहीं बोल सकते। फिर आगे धर्म और अध्यात्म का दृष्टिकोण है। हिंदू दर्शन पे बोलता है सत्य का मतलब है शाश्वत वास्तविकता। कह तो ये वास्तविकता को रहा है, लेकिन उस वास्तविकता को जो शाश्वत हो, माने जिसमें कोई चेंज ना होता हो। अब ऐसी कोई चीज दुनिया में है नहीं है कि जो चेंज ना होती हो। तो इनकी इनकी ये सत्य की परिभाषा कल्पना में चली जाती है, क्योंकि हम यहाँ जितनी भी वस्तु इत्यादि सबको देख रहे हैं वो सब परिवर्तनशील है। तो ये किसी ईश्वर को, आत्मा को कुछ ऐसा कल्पित करते हैं और उसको ऐसा कल्पित करते हैं कि उसमें कोई कभी परिवर्तन नहीं होता, और ये उसे सत्य बोलते हैं। तो माने इनका जो सत्य है हिंदू दर्शन में, जिसे सत्य कहा गया, शाश्वत वास्तविकता, वो एक अव्यावहारिक चीज है ना। उसमें बोला भी जाता है कि मन बुद्धि के परे है, अव्यवहार्य है, अवर्चनीय है, अवर्णनीय है। समझ रहे हो, एक कोई काल्पनिक चीज जिसका हमें कभी अनुभव नहीं हुआ, कभी साक्षात नहीं हुआ, पर ऐसा वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ होगा, उसे वो सत्य बोलते हैं। जैसे इसमें बोला भी है कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। हम्म? भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं सत्य की विजय होती है। अब ये कौन किस सत्य की विजय कर रहे हैं पता नहीं, क्योंकि इन्होंने युधिष्ठिर को सत्य तो बोलने नहीं दिया, शंख बजा दिया जब उनने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन भाई हाथी आदमी नहीं हुआ, लेकिन हाथी आदमी नहीं पे शंख बजा दिया इन्होंने, है ना। तो खुद ही नहीं सत्य पे थे। बौद्ध दर्शन में है कि सत्य दुख, अनित्य और अनात्म की समझ में निहित है, माने वो किसी इन चीजों की कोई समझ है उसे सत्य कह रहे हैं। ईसाई धर्म में बाइबल में यीशु कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, माने ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। वो हिंदू वाला
ईसाई में भी वो सेम ही है। अब विज्ञान किसे सत्य कहता है वो देखिए। वैज्ञानिक सत्य प्रयोगों और प्रमाणों पर आधारित होता है। वो कैसे कहता है, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसे जांच पड़ताल खूब कर करके देख लिया कि ऐसा ही है, तो उसे वो सत्य कहती है। माने वो तथ्यों को सत्य बोलती है कि जो चीज जैसी है उसे सत्य। जैसे अभी आप जिंदा हैं तो ये सत्य है, कल को आप मर गए तो अब वो सत्य होगा कि आप मर गए, अब आप नहीं हैं, इस तरह से। परंतु विज्ञान में सत्य सापेक्ष होता है। नए शोध पुराने सिद्धांतों को कई बार चेंज भी कर देते हैं, कोई नई नई खोज होती है तो सत्य के ये प्रकार हो गए, निरपेक्ष सत्य है, सापेक्ष सत्य है, तो इस तरह के बहुत सारे हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आप पढ़ लेंगे, अब आप समझ गए होंगे सत्य क्या है। मुझसे पूछेंगे तो मुझे सत्य की परिभाषा जो सबसे अच्छी लगती है, जो इन सब में कॉमन हो जाती है, वो है कि जो चीज है वो सत्य है। माने अस्तित्व और सत्य को मैं समानार्थी कहता हूं। डिक्शनरी भी उसे समानार्थी कहती है, मैं भी कहता हूं। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। हाँ, ज्यादातर तो मैं काम पर ही ध्यान देता हूँ, लेकिन भैया अपने रोजी रोटी का भी इंतजाम करना है ना भाई। मुझे भी तो कभी रसगुल्ला, कभी है ना, ऐसी चीजें खाने का दिल होता है जो महंगी है, क्या करें। तो अब मैं साधु हूं नहीं कि भाई चलो अब मांगने चला जाऊं, है ना। तो जितना मुझे मिल जाता है उतने में जितना काम चल जाता है, उससे ज्यादा काम चलाने के लिए मुझे वो करना पड़ता है। और फिर मुझे अभी एडवर्टाइज भी करना है इसमें, तो अगर मैं कुछ पैसे कमा लूंगा तो यूट्यूब में एडवर्टाइज करके यूएलएम को भी और गति दे दूंगा, क्योंकि अभी यूएलएम से ऐसे लोग जुड़े नहीं है जो आर्थिक रूप से मदद करें, ताकि मुझे इस तरफ ध्यान देने की जरूरत ना पड़े। आर शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ही तो करनी होती है। ट्रेडिंग के लिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। उसके लिए आपके पास जो फ्री टाइम हो वो भी नहीं बचेगा फिर तो। नहीं नहीं, मैंने ऐसी तरकीब ढूंढी है उसमें, कुछ समय लगा के, कि जिससे उसमें मुझे अपना बहुत कम समय देना पड़ेगा। इस तरह का एक तरीका मैंने निकाला है जी। इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि जिस तरह के लोग ट्रेडिंग में समय देते हैं या देना पड़ता है, उतना मेरे पास नहीं है। क्या शादी के बाहर करना माने सेक्स करना सही है? हाँ, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। सहमति से आप कर सकते हैं, अच्छी बात है। आप भी सुखी, और जिनके साथ कर रहे हैं वो भी सुखी। मैं क्या आपको व्हाट्सएप पर, हाँ भेज दीजिएगा, भेज दिया तो ठीक है। आचार्य प्रशांत के साथ आपका सबसे फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या है? हुई उद्देश्य, ये जीवन का उद्देश्य वो बोलते हैं कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा उद्देश्य है। मैं कहता हूँ नहीं, जीवन का उद्देश्य सुखी होना है। और हम छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक सुखी होते हैं। वहां ऐसा कुछ बड़ा करना है उनका, तो हमारे उद्देश्य ही डिफर करते हैं। जब उद्देश्य ही डिफर करते हैं तो फिर बाकी क्या बचेगा? बाकी सब उनका उस हिसाब से, मेरा इस हिसाब से, तो दोनों की दिशा ही अलग है। सर मुझे लगता है आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते होंगे बस। नहीं नहीं, डिलीवरी ट्रेडिंग नहीं करता मैं भाई। मैं बताया ना, फ्यूचर में करते हैं। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं महीने के महीने वो, और महीने के महीने वो अपडेट होते रहते हैं, तो उसमें है, उसमें कोई डिलीवरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। डिलीवरी जो है इक्विटी में होती है कि अगर आप अ, आपने कोई चीज आज खरीदी और अगर आज ही नहीं बेचती है तो वो फिर डिलीवरी में चली जाती है। उसके चार्ज भी अलग होते हैं, उसमें डिलीवरी का चार्ज लग जाता है अलग से, टैक्स लग जाते हैं अलग से। तो मैं इक्विटी में नहीं करता हूँ। ऑप्शन और फ्यूचर जो है वो दोनों मंथली या कोई कोई वीकली बेसिस पे होते हैं, है ना। तो ये रहता है। मुझे निकला है, लेकिन व्यक्तिगत वो औरों के काम का नहीं है, नहीं तो मैं जरूर बताता। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर जो अगर आप तक की कोई बात सीमित है तो उस पे क्या चर्चा करनी। निशांत जी के साथ से साथ आप जो चर्चा कर रहे थे, चेतना असीम, चेतना असीम है कि नहीं, इस टॉपिक पर। लेकिन निशांत जी से
आपने चीज़ नहीं पूछी कि कोई सीमित चीज़ सीमित को ऑब्ज़र्व क्यों नहीं कर सकते? पूछा तो था, तो वो जवाब नहीं दे पाए, बोले नहीं कर सकती। अब क्यों नहीं कर सकती? वो उन्होंने बताया नहीं क्यों नहीं कर सकती। जबकि हम देख रहे हैं कि कैमरा सीमित ही है, हम सब जानते हैं, और कैमरा भी ऑब्ज़र्व करता है, कैमरा चीज़ों को देखता है ना? कैमरा करता है, माइक सुनता है, ये सब चीज़ें करते हैं। तो मैंने उनको उदाहरण भी दिए, वो एक उदाहरण नहीं दे पाए असीम का। तो ऐसी उनकी मान्यता है कि भाई कोई देखने वाला है और कोई देखा जा रहा है, तो ऐसे उन्होंने मान लिया है कि क्योंकि दृश्य तो हमें पता चल रहा है कि सीमित है। अब उन्होंने मान लिया है कि दृश्य सीमित है तो हम तो असीमित होंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। इसके पीछे कोई बेस नहीं है उनके के, क्यों होंगे? हम सीमित रहते हुए ही सीमित को क्यों नहीं देख सकते? और उनको असीमित होने का कोई अनुभव नहीं है अपने आप में, कि वो कोई असीम है। असीम होने का ऐसा अनुभव होता कि मैं यहाँ बैठा हूँ और आपको भी अनुभव कर रहा होता। माने दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होती जो मेरे अनुभव से परे होती, तो फिर मैं कहता कि मैं असीम हूँ। माने दुनिया में मैं सब कुछ अनुभव कर रहा हूँ एक ही समय पे, तो उसे हम असीम कहते हैं। लेकिन हम, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ दूरी तक का हमको दिखता है, कुछ दूरी तक का सुनाई पड़ता है, कुछ कुछ दूरी तक का छू सकते हैं, कुछ लेवल तक चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं। हमारी तो लिमिटेशन है। तो अब वो पुराने दर्शनों से प्रभावित है, पुराने दर्शनों में इस तरह की बातें होती हैं। जैसे अभी मैंने बताया, पुराने दर्शनों में सत्य का मतलब होता है अपरिवर्तनशील कोई सत्ता, है ना? तो जैसे वो काल्पनिक है, वैसे ही इनका असीम भी काल्पनिक है। फिर उनको पूछा जाता, अच्छा असीम को आप जान सकते हो? नहीं, असीम को हम जान नहीं सकते। जब जान नहीं सकते तो आपको कैसे पता चला असीम हो? फिर उन्हें तर्क से, अच्छा तर्क क्या है कि जो देखा जा रहा है वो सीमित है, तो देखने वाला असीम होगा। अब ये उनका तर्क है, और इस तर्क का आधार पूछो तो कोई आधार नहीं है। तो बस मान्यता है, मान लिया, पुराने दर्शनों में पढ़े रहे हैं, इन्हें भी लगा कि कुछ ऐसा ही होगा, तो बस उसी को खींच रहे हैं। आपके लिए जीवन में कोई हायर पर्पज या गोल है क्या? नहीं, कोई नहीं। जो लोग हायर पर्पज और गोल की बात करते हैं, क्या वो गलत होते हैं? जी निश्चित रूप से गलत होते हैं। काहे के लिए कर रहे हैं भाई? हायर गोल करने में अगर दुख हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो बेकार की चीज है। क्या मतलब है उस बात का? अगर मजा आ रहा है तब तो फिर वो मेरी बात हो रही है कि भाई मजे के लिए करो। मेरे लिए जैसे एक आदमी खाना खा के मस्त है, और एक आदमी कोई कठिन काम करके मस्त है, सुखी है, मतलब वो कोई किसी हिमालय पर चढ़ गया भाई साहब। मेरे लिए दोनों बराबर है भाई। उसका उसमें इंटरेस्ट था, वो से वो करके मजा आया। इसको इसमें इंटरेस्ट है, इसे ये करके मजा आया। मेरे लिए दोनों समान है। लेकिन उनके लिए दोनों समान नहीं है। जो प्रशांत जी, आचार्य प्रशांत जी हैं, उनके लिए दोनों समान नहीं है। वो इसको लो करके देखते हैं, क्या खाना खाते हो, सेक्स करते हो, क्या है? हाँ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कोई खोज करो, कोई गीता पढ़ो, लोगों को समझाओ, लोगों को बदलो। ये बड़े काम है, ये बड़े बड़े काम है भाई साहब। तो ऐसे लोगों को वो प्रशंसनीय दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोगों को देखते हैं कि भाई, ओह क्या महान आदमी है, ये क्या कीड़ा मकोड़ा जैसे, वो ऐसा देखते हैं। मुझे दोनों एक ही जैसे दिखते हैं कि भाई दोनों मजे के लिए कर रहे हैं। अब उसकी क्षमता वो करने की है तो वो उसमें मजे ले रहा है, इनकी क्षमता ये करने की तो ये मजे ले रहे हैं। ये फर्क है। और इस आधार पे अगर आप ऐसा कोई फर्क करते हैं कि आदमी को ऊंचा नीचा ऐसे करके देखते हैं, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये दुख पैदा करता है ना? आप बोलो ना कि ऐसे ही बोल दिया गलत है भाई साहब, ऐसे तो वो भी बोल रहे हैं कि असीम है। लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक ये है कि ये दुख पैदा करता है समाज में, इस प्रकार का भेदभाव पैदा करता है जो दुखदाई हो जाता है। क्योंकि फिर जो कोई ऊंचा काम करेगा, सारी सुख सुविधाएं भी उसी को मिलेंगी, नीचे काम करने वाले को सुख सुविधा मिलेंगी नहीं। जैसे नहीं भी मिलती है, साफ सफाई कर्मचारी वाले को क्या मिलता है औरों की तुलना में? कुछ नहीं मिलता, कुछ खास।
तो ये सब दुखदाई है और इसलिए ये गलत है। लेकिन आप आचार्य प्रशांत जी से पूछोगे तो आपकी जीवन झंड हो जाए, लेकिन आपने कोई ऊंचा काम कर दिया, बस आप महान हैं और जीवन सफल हो गया उनके लिए। और उन्हें गीता से ज्यादा महान कुछ और लगता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने गीता पकड़ी कि सबसे महान काम पकड़ो, और उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं लोगों को, और इसी को वो समझ रहे हैं कि ये महान काम है। और उनके इस महान काम में जो उनका साथ दे तो उसे भी वो मान रहे हैं कि ये भी महान कार्य में आप साथ दे रहे हैं, तो ये भी एक महानता है। नए भारत की खोज पर उनका 8 घंटे का वॉइस है। उन्होंने कोई धर्म पर बात नहीं की, सिर्फ बिजनेस के बारे में बात की है। बहुत अच्छा है, आज के जमाने में परफेक्ट बैठता है। पहले हो सकता है कुछ किया होगा, मैंने नहीं सुना। कामना और इच्छा में फर्क होता है? नहीं, कोई फर्क नहीं होता, शाब्दिक दोनों के अर्थ एक ही है। डिक्शनरी में देख लो। इसलिए गीता सही है क्योंकि कामना अपने लिए, इच्छा अपने लिए, चीजों के लिए, दूसरों के लिए। पता नहीं क्या कह रहे हो, कैसे आप खुद ही नहीं ढंग से रख पा रहे हो। ये देखो, पूछ लेते हैं, क्या कामना और इच्छा में कोई अंतर है? ये जी, कामना और इच्छा का अंतर यहाँ देखो कि कोई अंतर है क्या। कामना और इच्छा दोनों ही मन की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं, लेकिन इनमें गहराई, तीव्रता और व्यावहारिकता के स्तर पर ही अंतर होता है। बाकी एक ही चीज है। ये परिभाषा देखिए, एक शब्द है इच्छा। इच्छा का मतलब है किसी वस्तु, स्थिति या परिणाम की सामान्य अभिलाषा, है ना। जैसे पानी पीना है, खाना खाना है ना, ये होगी इच्छा। कामना, किसी वस्तु या लक्ष्य के प्रति तीव्र लालसा या तीव्र प्रबल इच्छा, कि जैसे भाई मुझे डॉक्टर बनना है, भाई मुझे हिमालय पे जाना है ना। जैसे मुझे था कि मुझे भाई इन सवालों के जवाब निकालने, ये मेरी तीव्र इच्छा थी। है ये भी इच्छा ही, लेकिन इसे ये कामना कह रहे हैं। तीव्र इच्छा, प्रबल इच्छा। और आम रोटी कपड़ा मकान, ऐसे जो रोजमर्रा की वाली इच्छाएं हैं, उन्हें ये केवल इच्छा बोल रहे हैं। बस इतना ही फर्क है। तो बुनियादी रूप से कोई फर्क नहीं है, क्वांटिटी में, माने बस तीव्रता का अंतर है, बस और कुछ नहीं। शाब्दिक जो अर्थ है इनका, तीव्रता का अंतर है बस। माने प्रबल इच्छा कामना है और सामान्य इच्छा इच्छा है, ऐसे समझ लीजिए। ये दूसरों के लिए अपने लिए नहीं है, बस प्रबलता का अंतर है और कुछ नहीं अंतर है। वो चाहे दूसरों के लिए करो चाहे अपने लिए करो। सत्य मीन्स अल्टीमेट ट्रूथ। सर सत्य मीन्स अल्टीमेट ट्रूथ नहीं होता है। सत्य का मतलब होता है, अभी अभी मैंने आपको इसमें बताया, आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा। अल्टीमेट तो कल्पना है कि क्या है, अल्टीमेट क्या होगा, अभी उसका कोई अनुभव नहीं है किसी को भी। ओशो के पास दुख का कोई कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं था, बस वही पुरानी बात को, तुम मन शरीर नहीं हो, चेतना हो। हाँ, बस वो वही बात है, उन्हीं बातों को अलग ढंग से बोल रहे थे, उन्हीं बातों को आचार्य प्रशांत जी भी अलग ढंग से ही बोल रहे हैं। बस वो आत्मा को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि आत्मा कुछ अलग से होती है, इतना चेंज किया है आचार्य प्रशांत जी ने। आप सिर्फ काम पर ध्यान दो, कोई को मंच पर बुलाने की जरूरत नहीं है। किसी को आना होगा तो अपने आप ही आते हैं। हम कहाँ, हमने तो भाई जब मंच बनाया तो हम बुलावा तो देंगे ना, बार बार बुलावा तो देंगे, नहीं तो कोई क्यों आएगा। किसी को कैसे पता चलेगा कि ये मंच सबके लिए है? तो हमें बार बार बोलना पड़ेगा ना कि सबके लिए है, और उसके लिए लोगों को लगातार बुलाते भी रहना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले कि हाँ केवल कह ही नहीं रहे भाई साहब, हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है, हम कह रहे हैं तो कर भी रहे हैं। ये बात, व्यवस्था को धीरे धीरे चालू करें, फिर वो बाकी सब। हाँ, वो तो जब व्यवस्था शुरू हो जाएगी तब तो हो ही जाएगा, तब क्या करना है। तब हमें हमें मुझे अकेले थोड़ी, या हमें कुछ लोगों को थोड़ी प्रयास करना है, तब तो पूरी व्यवस्था इस काम को करेगी।
फिर आचार्य प्रशांत को मंच पर बुलाना भी नहीं पड़ेगा। नहीं, तब भी ओपन ही रहेगा। सरकार में भी मंच तो ओपन ही रहेगा ना, वहाँ पर भी किसी के पास कोई भी ज्ञान हो सकता है। सत्य वो सिद्धांत या नियम है जिससे किसी की सत्ता साबित होती है। सत से सत्य और सत्ता शब्द बने। हाँ, तो फिर वही होगा ना, सत्ता साबित सत्ता मतलब है, कोई चीज है, जैसे ये मोबाइल है तो इसकी सत्ता साबित हो रही है तो ये सत्य है। वही एग्जिस्टेंस जिसको बोलते हैं, हिंदी में अस्तित्व जिसको बोलते हैं, वही अर्थ है उसका। आपको क्या पड़ी है, आप अपना काम करो, करते रहो। जननीति पर चर्चा, जैसे ही आपका चैनल पॉपुलर होगा लोग स्वयं निर्णय लेंगे। हाँ, तो पॉपुलर होने में इन सब चीजों का भी हाथ होगा ना। कोई आदमी आता है तो उनके भी लोग सुनने आ जाते हैं ना, इसमें उनके उनके बहाने। वो भी एक तरीका ही है बहुत सारे तरीकों में से। अद्वैत वेदांत तो इतने सारे एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल लोग क्यों इतना हाईली रेट करते हैं, इसका व्यवहारिक तल पर कोई यूटिलिटी या रिलेवेंस है क्या? कोई रिलेवेंस नहीं है। और मैंने अभी तक एक भी आदमी अद्वैत को व्यवहारिकता में उतारते हुए नहीं देखा है। आपको कोई दिख रहा हो या कोई बोल रहा हो आपको कि वो ऐसा करता है, तो उन्हें आप हमारी ओर से आमंत्रित कर दीजिए। ओशो को मैंने इसलिए नहीं सुना कि दुख मिटे, क्योंकि मुझे दुख मिटाने के लिए, अपना दुख मिटाने के लिए किसी की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ अपने मजे के लिए सुनता हूँ, जिज्ञासा के लिए। हाँ, सबके अपने अपने हैं। ओशो को एक कंटिन्यूअस जिज्ञासा के लिए सुन सकते हैं। पता नहीं अब आपकी कौन सी जिज्ञासा वहां से पूरी हो रही, मेरी तो कोई नहीं हुई। आपकी कोई पूरी हो रही है तो वो बताइए, क्या जिज्ञासा जो पूरी हो रही है। अद्वैत वेदांता अद्वैत वेदांता व्यवस्था और समाज से अलग बात। जी बिल्कुल। दुनिया में आपके चैनल जैसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें खुलकर और गहराई से ह्यूमंस प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस पर चर्चा हो। और यही आज तक की सबसे बड़ी भूल हुई इस दुनिया की। जी बिल्कुल। कम से कम जो सबसे पहले जरूरी चीज है, चर्चा, वही नहीं है आज तक कभी हुई। अब वो होनी शुरू हुई है तो अब और जगह भी शुरू होगी धीरे धीरे। आप सिर्फ एक व्यवस्था सुधारक हैं। भारत सरकार से संपर्क करें, समाज सुधारक की नौकरी हासिल करें। जी, वो नौकरी हो तो आप कर लें, मेरी जगह आप ले लें। सरकार के पास नौकरी होती तो इतने बेरोजगारों की, इतने हर साल वो बेरोजगारों का आंकड़ा इतना क्यों देते? तो पहले तो सरकार को बोलो कि वो जितने लोगों को नौकरी चाहिए उनको नौकरी पहले दे दे भाई। उन्हीं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। जितने डॉक्टर्स की जरूरत है उन्हीं को नहीं दे पा रहे हैं, जितने टीचर्स की जरूरत है उन्हीं को नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा है आप सरकार का मजाक उड़ा रहे हो, अच्छी बात है। आपसे मिलने की कितनी फीस है? जी, मुझसे मिलने की कोई फीस नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर सीमित ही है। मुझे तो नहीं लगता कि ओशो ने बोला हो कि ऑब्जर्वर असीमित है, क्योंकि मैं कल ही पढ़ रहा था, वहां वो बोल रहे थे ऑब्जर्वर मैटर से ही आता है। नहीं नहीं, वो ऑब्जर्वर को अनचेंजेबल बता रहे हैं, तो ये भी उनकी बात गलत है। हो सकता है उन्होंने असीमित शब्द का इस्तेमाल ना किया हो, कोई और शब्द का किया हो, जैसे उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया है। मैंने उस पर समीक्षा भी की है कि वो साक्षी को अनचेंजेबल बता रहे हैं, जबकि ये गलत बात है। साक्षी एक चेंजेबल चीज है। तो जब वो अनचेंजेबल बता रहे हैं तो अनचेंजेबल भी कहीं ना कहीं अ- असीमित के गुण के साथ ही कहीं चिपकता है जाके। तो हो सकता है उसने ऐसे असीमित करके नहीं बोला हो, लेकिन हिंदू शास्त्रों में कई जगह इस तरह की बात है कि वो अनंत है, असीम है। और जितना मुझे ओशो का याद है उन्होंने अनंत वगैरह का इस्तेमाल किया है, तो अनंत अनंत भी एक तरह का असीम ही होता है। अगर उसे दूरी में, अनंतता को दूरी में यूज करें तो वो असीम ही होगा। वहां वो बोल रहे थे कि ऑब्जर्वर मैटर से ही आता है, वो सीमित है, मरने के बाद खत्म। पता नहीं, मैंने तो उनका ऐसा कोई सुना नहीं कि वो
ऑब्जर्वर को ऐसा कुछ बोल रहे हैं। आत्मा को तो वो कह रहे हैं कि वो अजर, अमर, अविनाशी इस तरह की चीज़ है। तो पूछा मरने के बाद क्या होता है? सर मरने के बाद कुछ नहीं होता, जो होता है जीते जी होता है। मरने के बाद आपके शरीर को उठा के जला देते हैं या दफना देते हैं, बस और कुछ नहीं होता। खोज करना महान काम है, अगर तुम्हारी तरह सभी सुख के वेले बैठे तो हो गए। भैया खोज करना भी सुख का ही काम होता है। मुझे बहुत मजा आता है खोज करने में, जो जिस तरह की खोज मैंने की है मुझे मजा ही आता था, मुझे सुखी ही लगता था। अगर ये रो रो के करनी पड़े तो कोई काम की चीज नहीं है। आप शायद ऐसा सोच रहे हो कि खोज करना मतलब बहुत दुखदाई चीज है, क्यों विवेक कम्बोज जी? और शायद इसीलिए आप कोई खोज करने नहीं गया, रहे भाई इतने दुखदाई में कौन जाएगा, जाने दो किसी आइंस्टीन को, न्यूटन को, उनको ही मरने दो। जो नोबेल प्राइज साइंटिस्ट थे, ऐसा व्यक्तित्व फिर पैदा नहीं होगा। तो उन्होंने कब कहा कि खोज करना दुखदाई चीज है? लेकिन आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं कि खोज करना बहुत ही कठिन मामला है, उनका कहना है ऐसा। और कठिन है मतलब दुखदाई है, दुखदाई है मतलब फिर भी करो। माने वो गीता पढ़ना, समझना और ये सब करना उन्हें बहुत इसमें दुखद अनुभव भी होते होंगे, तो फिर भी वो इसे सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, गलत है। अगर आपको गीता पढ़ने में मजा आता है, लोगों को पढ़ाने में मजा आता है, समझाने में मजा आता है, तो फिर ठीक है। और ये सामान्य बात है फिर, इसमें कोई महानता जैसी बात नहीं है। जैसे जो लोग खोजते हैं उनको खोज करना सामान्य है, जो प्रोफेसर है उन बातों को पढ़ाना उनके लिए सामान्य है, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए पढ़ना सामान्य है। इसमें क्या महानता जैसी है? तो आपको कोई महानता होती होगी तो आप फिर किसी को कीड़ा मकोड़ा भी देखते होगे, घर में बोलते होगे अपने किसी एक भाई को कीड़ा मकोड़ा बोलते होगे, किसी एक को हाँ ऐसे करके देखते होगे, या और ऐसा ही व्यवहार करते होगे। किसी को ऐसे करके देखते होगे तो बाबूजी बाबूजी, महान आप है, उनके पैर छूते होंगे, चल दूर हट, उसको बोलते कहाँ से आ गए कीड़ा मकोड़ा। ऐसा व्यवहार करोगे अगर इस तरह का करोगे तो? जीवन का कोई उद्देश्य हो ना हो, लेकिन सभी चैतन्य सुखी होना चाहते, तो फिर ये जब चाहती तो उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब क्या होता है? उद्देश्य माने आप जो चाहते हो उसी को उद्देश्य बोलते हैं। उद्देश्य कुछ अलग से नहीं है, इच्छा बोलो, चाहत बोलो, उद्देश्य बोलो, कामना बोलो, ये समानार्थी है, एक ही बात है। इसका एक ही अर्थ है। अगर भावार्थ में जाएंगे इनके एक ही अर्थ है। होना चाहती है, इसी के लिए सब प्रयास करते हैं। जी, अगर बायोलॉजी लेवल पर देखें तो यही चाहिए सभी को, बिल्कुल। तो साइंस से भी पूछोगे तो सभी लोग, सभी चेतन जो है वो सुखी होना चाहते हैं, यही जीवन का उद्देश्य है। इसी के लिए सब प्रयास करते हैं, वो चाहे बहुत ज्ञानी हो चाहे कम ज्ञानी हो, ज्ञान के कोई भी लेवल पर हो। प्रेम जी, जी जब हम जानवर बनते हैं अगले जन्म में तो इतना ज्यादा दुख क्यों मिलता है? पता नहीं, मुझे तो कोई जानवर का याद नहीं है। आप कभी बने हो तो आप ही बताइएगा। आपसे अनुरोध है, आप जब किसी की समीक्षा करते हैं तो सम्मान पूर्वक करें। तो मैं कौन सा गोली मारता हूँ उसको? मैं गालियां थोड़ी देता हूँ। सम्मान पूर्वक है, सम्मान मतलब क्या करूं? मैंने ये बोलूं कि नहीं, बात तो वो ठीक ही कर रहे हैं लेकिन ऐसे करके ये गलत है, बात तो वो अच्छी ही कर रहे हैं लेकिन ऐसे करके खराब है, बात तो वो बड़ी ऊंची कर रहे हैं पर ऐसे करके नीची है। ऐसे सम्मान करूं क्या उनका? भाई जो बात गलत है तो उसे मैं यही बोलूंगा ना, गलत बात है। अब इसमें आपको लग जा रहा है यार उसकी तो बेइज्जती हो गई, है ना? सम्मान मतलब जो बात गलत है उसे गलत बोलना, जो बात सही है उसे सही बोलना, यही सम्मान होता है। नहीं तो आप अगर दुख को भी वो पॉजिटिव वाला सम्मान देने लगोगे तो फिर आपके जीवन से दुख हटेंगे नहीं, बने रहेंगे, क्योंकि आप तो सम्मान दे रहे हो। भाई आओ, ऐसे व्यक्ति को सम्मान दे रहे हो जो आपको दुख पहुंचाने के लिए बैठा ही हुआ है। कामना और इच्छा में अंतर है 100%। वेदांत डिक्शनरी में अब वेदांत की डिक्शनरी में होगा तो वो आप बताइए, आके उस पर चर्चा करेंगे क्या है, क्योंकि जिन्होंने लिखा है वे ही जानते हैं ना। सर डिक्शनरी, जब शब्द का अर्थ देखेंगे तो हमें डिक्शनरी का ही अल्टीमेट मानने करना पड़ेगा।
या तो फिर पहले डिक्शनरी में चेंज करो, फिर उसे सब पढ़ो, फिर उसे उस अर्थ में लेंगे। वेदांत का आप ले सकते हो, क्योंकि अगर वेदांत ने कोई अपनी डिक्शनरी बनाई है तो वो आप दिखाइएगा, और उसका वो अर्थ कितना उपयोगी है उस पर चर्चा हो सकती है, तो आप आइए उस पर चर्चा करने। लेकिन आप चर्चा करने इतने दिनों से आ नहीं रहे हैं, तो पता नहीं आपकी हिम्मत नहीं हो रही है या क्या है, समय नहीं है, या आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी बातों पे कि यार कमेंट तो मैं कर देता हूँ, पर कॉन्फिडेंस नहीं है भाई साहब, या क्षमता नहीं है उन्हें एक्सप्लेन करने की, या आप ही कुछ उन्हें गलत समझ रहे हैं, आप ही को कॉन्फिडेंस नहीं है कि अब उसमें कुछ ऐसा कहा होगा। महेश जी कह रहे हैं कि आप अकेले अभी के ऐसे इंसान जो दावा कर रहे हैं कि आपके पास दुनिया के सभी प्रॉब्लम्स का कंप्लीट सॉल्यूशन है, फिर भी अर्पित जी और श्याम मानव जैसे लोग सपोर्ट नहीं करते, तो हाँ, तो अब लोग उनसे जाके पूछेंगे इस बात को कि भाई क्यों नहीं कर रहे, या तो कोई कमी बताओ इसमें कि क्या कमी है, नहीं तो आओ करो, जैसे मैं उनकी चीजों में कमी बता रहा हूँ। हमारी इंडिविजुअल कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस हैं, तो किसकी सत्ता है फिर? और आपकी सत्ता नहीं हो फिर भी आप बता रहे हो कि सत्ता नहीं है। फिर आपकी तो कोई बात का कोई मतलब नहीं बना। जब आप खुद ही सत्ता नहीं है, तो फिर आपकी बात का क्या सुनना है? फिर आप तो एक फालतू चीज हो गए। फिर अगर आदमी खुद सत्ता नहीं है, तो फिर आदमी तो जो कुछ बोलेगा उसकी बात का कोई कोई वैलिडिटी नहीं बची ना, कि अब खुद ही कंटिन्यूअस है तो ये तो कुछ भी बोलता रहेगा। छोड़ो इसकी बात। यासीम बोलता है तो बेकार है, ससीम बोलता है तो बेकार है, ये बोलता है कि ये सत्य है वो बेकार है, वो बोलता है ये सत्य नहीं है ये बेकार है, फिर तो आपकी वैलिडिटी खत्म होगी सर। और ये जो आप बात आपने बोली है, इसकी भी कोई वैलिडिटी नहीं रही, क्योंकि आप ही ने अपने आप को अनाधिकारिक घोषित कर दिया कि आपको अधिकार ही नहीं है इस बारे में बात करने का, ऐसा आपने बोल दिया है जी। टोनी पर्सन के व्याख्यान देखकर, टोनी, ये टोनी कौन है पता नहीं भाई, बताइएगा। टोनी पर्सन के व्याख्यान देखकर उस पर कमेंट अगर कर सकेंगे तो अच्छा होगा। मैंने किसी वधों में ये कमेंट किया था, वीडियो में ये कमेंट किया था, लेकिन मिस हो गया होगा, पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं। अपने अनुभव से बता रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं कि आपका दर्शन कहीं चारवाक की कहानी न बन जाए, क्योंकि मैंने करीब से विद्रोह देखा है धर्मों का। आपके हित के लिए बोल रहा हूं सर, मेरे हित के लिए चर्चा करने आ जाइए ना, ऐसे बोलने से मेरा हित नहीं होने वाला है। चर्चा करने आइए लंबी, तो उसमें या तो मेरा हित हो जाएगा या आपका हो जाएगा, इतने से सिर्फ मेरा तो हित नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप अपना इतना समय खराब कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे वाकई में वेल विशर हैं, तो जैसे मुझे समझ में आता है वैसे आके समझाइए। नई बात लोगों को ज्यादा गुस्सा करती है, आपको करती होगी फिर, लेकिन आप तो यहाँ, मैं तो नई बातें कर रहा हूँ आप सुनने आ जाते हैं, आपको तो गुस्सा नहीं कर रही है। आप ही अपनी बात को खुद ही गलत सिद्ध कर दे रहे हैं सर। ऑब्जर्वर को ओशो ने ही सीमित ही किया है, लेकिन वो कंट्राडिक्शन में बातें करते हैं। हाँ, तो कहीं सीमित बोल दिया होगा, कहीं असीमित बोल दिया होगा, अब तब तो और भी लफड़ा है भाई। इसका मतलब है कि उन्हें ही नहीं क्लियर था कि सीमित है कि असीमित है, कभी कुछ बोलते थे कभी कुछ बोलते थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ओशो ने ऑब्जर्वर को मैटर से आता है यही बोला था। तो उनने तो ये भी बोला था कि मैटर से नहीं आता है, अब क्या करें इस आदमी का। आपको नहीं पता क्योंकि आपने उनको बहुत कम सुना है, नहीं मैंने उतना भी कम नहीं सुना, 40 किताबें कम नहीं होती, बहुत होती। और अभी जब लोग उनके वीडियोज भेजते हैं तो उसकी समीक्षा करने के लिए भी सुनता हूँ, वो अलग से है। और फिर भी उन्होंने कहीं बोला तो उसको लेके आइए ना आप, उसमें क्या है, आपको मना थोड़ी कर रहे हैं। आप आइए उनका वो ऑडियो लेके आइए, ऑडियो चलाएंगे और उसमें फिर देखेंगे कि भाई क्या बोल रहे हैं। फिर मैं उनका उसके विपरीत दूसरा ऑडियो चलाऊंगा जिसमें वो कह रहे होंगे कि असीमित है। फिर आप ही तय कीजिएगा, अब इस आदमी की कौन सी बात लें, सीमित है बोले या असीमित है बोले या छोड़ दें फिर, क्योंकि ये आदमी तो बिना पैंदी का लोटा है, कभी कुछ भी बोलता है।
स्वप्न अवस्था का दृष्टा कैसे बनूं, बार बार कोशिश के बावजूद भी नहीं हो पा सब उसके लिए लंबा अभ्यास करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं, वो मैंने संपूर्ण जीवन दर्शन का शिविर लिया था अहमदाबाद में, वहां डिटेल में इसके बारे में बताया है। यहाँ पर ऑनलाइन चर्चा जब दोबारा से चलेगी संपूर्ण शिविर की, तो फिर उसमें बताएंगे। प्रेमजीत जी का संपूर्ण जीवन दर्शन वो लाएगा जिसको किसी देश का कल्याण करना होगा। तो विवेक कंबोज जी, चारवाक ने कोई व्यवस्था नहीं दी है, वो सिर्फ एक फिलॉसफी है। जी बिल्कुल भाई, मेरी फिलॉसफी व्यवहारिक है। पीछे के जितने भी दार्शनिक रहे हैं उनकी फिलॉसफी ऐसे चर्चा का विषय रही है, बस वो व्यवहारिक नहीं रही है। तो मेरे दर्शन में और उनके दर्शन में ये अंतर तो है ही, और मेरे दार्शनिक होने में उनके दार्शनिक होने में ये अंतर है ना। और परिभाषा के हिसाब से देखोगे तो मैं या मेरे जैसे लोग ही रियल दार्शनिक बैठेंगे, वो जो सारे लक्षण करेक्टरिस्टिक बताए। बाकी दार्शनिकों को एक दो करेक्टरिस्टिक ही उनके ऊपर उतरेगा, क्योंकि वास्तविकता लॉजिकल ये सब उनके ऊपर नहीं उतरेंगे, उनकी बातें बहुत जगह इलॉजिकल रहती है। मैंने दुख सुख की बात नहीं कही, मैं बोल रहा हूँ खोज महान कार्य है, कठिन उन्होंने नहीं बोला। क्यों झूठ बोलते हो, उन्होंने कठिन शब्द का उपयोग नहीं किया। मैं उनको सुनता हूँ भैया, मैंने उनकी जितनी समीक्षाएं की हैं उनमें वीडियोज का लिंक भी दिया है, उन्हें देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ पर भी सुना सकता हूँ, लेकिन वो ऐसे आदमी हैं कि हमारे ऊपर कॉपीराइट भेज देंगे। उन्होंने 2 बार कॉपीराइट भेजा हुआ है, तो इसलिए मैं उनका वीडियोज को अब दिखाता नहीं हूँ। पहले उसका थोड़ा सा सार दिखा देता था, उन वीडियो को मैंने डिलीट मार दिया था। यूट्यूब ने बोला कि डिलीट मार दो, नहीं तो ये आपका चैनल बंद करवा देंगे, तो डिलीट मार दिया। अब मैं उनका लिंक डाल देता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ मैं अभी सुना देता उनके उस महान बड़े बहुत अभी सुना देता ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ। आपको लगता है कि आपकी सोच से लोग आपको सर पर बिठा लेंगे, मुझे क्यों बिठाएंगे, और मैं सर पे बैठ के क्या करूंगा, सोफा पे बैठना मुझे ज्यादा आरामदायक लगता है भैया। सर पे पता नहीं किसके बाल कहाँ कहाँ चुभेंगे, ना ना भाई, मुझे नहीं सर पे बैठना है। जबकि जमीनी हकीकत बहुत अलग है। हाँ, अपनी बढ़िया ही है नहीं बिठाएं तो। भाई सर कोई बैठने के लिए थोड़ी होता है यार, इतना सा सर है और हमारे चूतड़े इतने बड़े। अब इतना सा सर पे बैठेंगे तो ऐसा ना हो कि सिर ही घुस जाए भैंचो पर। भाई ऑपरेशन करवाना पड़े, है बवासीर फवासीर हो जाएगी बेचारे को, या मतलब मुझे हो जाएगी, मुझे बिठाएंगे तो। भाई सोफा है ना, बनाया है ना, सोफा बनाया, कुर्सियां बनाई है, बेड बनाया है। ये काहे के लिए बनाया है, ये बैठने के लिए बनाया। सर कोई बैठने के लिए है क्या, या आप बैठते हो लोगों के सरों पे, या ऐसी कोशिश करते हो कि लोग आपको सर पे बिठा लें। भाई ऐसे चक्कर में ना पड़ो, बहुत फन बहुत भाई, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। हाँ कार्टून देखो, वो ज्यादा अच्छा है। ओशो एक एक विजनरी थे। हाँ आपके लिए हो सकते हैं, और अगर आपके लिए विजनरी थे तो कुछ उनके विजन के बारे में चर्चा करें यहाँ आके कभी। नहीं तो उनका विजन तो फिर किताबों में ही रह जाएगा भाई, जो हमें तो मिला नहीं कहीं, उसी में डूबा रह जाएगा। टाइम लग सकता है, लेकिन जब सुरोही जी की बात दुनिया तक पहुंचेगी तो लोग खुद लाना चाहेंगे इस सिस्टम को कि आधी से ज्यादा दुनिया दुखी है। और इसे लोग क्यों लाना चाहेंगे, वो मैं आपको, इसका भी एक टॉपिक आएगा कि यही फ्यूचर है, दूसरा फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं भी लाने की कोशिश करूं तब भी अल्टीमेटली यही लाना पड़ेगा। बाकी जितने व्यवस्था में लोग लगे हैं, देर सवेर उन्हें भी ये समझ में आ जाएगा अपने आप भी। अब कैसे समझ में आएगा, किसकी वजह से समझ में आएगा, उसके लिए एक दिन टॉपिक रहेगा शिविर में, तो आप उस पर भी बात बताऊंगा कि क्यों यही आएगा। मैं थोड़ा पहले जान गया हूं, बस इतना ही फर्क है। ये बात सब जान जाएंगे, मैं ना बताऊं तो भी जान जाएंगे, जीवन के अनुभव समझा देंगे मार मार के। वो बोलते हैं ना कि बुद्धिमान आदमी कौन होता है, कि जो समझ के उस काम को कर लेता है। साधारण आदमी क्या करता है कि दुख उठा उठा के फिर उसे समझ में आता है कि अरे ऐसे कर लो। बस इतना ही फर्क है, समाधान यही आएगा।
दूसरा कोई समाधान है नहीं है अल्टीमेटली। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात का पूरा 1 घंटा आपको समझाऊंगा कि क्यों कह रहा हूँ। मेरे कॉन्फिडेंस की बात मत करो। हमारी 4 बार बहस हो चुकी है। तुम्हारी याददाश्त के लिए बताऊं, हाँ तो और आओ, उसमें क्या, 4 बार कोई बहुत है भाई। ऐसे तो मैं बोलूं कि आप कमेंट कितनी बार कर चुके हैं, तो अब क्यों कर रहे हो। तो 4 बार बहस हो चुकी है, तो 5वीं बार भी आओ। 4 बार बहस हो चुकी है याददाश्त के लिए, और उसका कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं आया। उल्टा लड़ाई हो गई थी। सर आपकी हो गई होगी, मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है। अगर आप अभी ऐसा कुछ याद करके बैठे हो, मुझे तो याद नहीं है कि कोई लड़ाई हो गई आपसे। आप अपनी बात नहीं सही ढंग से रख पाए होगे, ये हो गया होगा। तो दोबारा आओ, दोबारा प्रयास करो। बोलते हैं ना विवेकानंद जी, उठो जागो। और विवेकानंद जी ऐसा क्यों बोलते थे, एक कभी फिर और कभी बता दूंगा। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। हाँ, ये विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है ना। उनके जो ऐसे मुख्य मुख्य स्टेटमेंट थे, उसमें से बहुत एक बड़ा प्रमुख स्टेटमेंट है मोटिवेशन के लिए। तो 4 बार में हार मान गए। नहीं, आओ, बार बार आओ। तो पागल, तुमको पता नहीं है, पहले जाकर बैठो सामने प्रेमानंद के और उनको बोलो आपकी बातें गलत हैं 100%। फिर देखो उनके भक्त आपका क्या हाल करते हैं। भाई जाएंगे कोई दिन, जब देखेंगे क्या हाल करते हैं, इसमें क्या है, देख लेंगे। भाई प्रेमानंद जी का और उनके भक्तों का तो वैसे ही हाल बुरा हो रखा है। अब बुरे, जिनका हाल बुरा है वो दूसरे का कुछ बुराई कर सकते हैं, अच्छा क्या करेंगे। जैसे आपका है कि अगर आपका हाल बुरा है तो आपसे दूसरे के लिए क्या अपेक्षा हो सकती है। भाई एक दुखी आदमी दूसरे को दुखी करेगा, और क्या करेगा इससे ज्यादा। तो अब उनके लोग दुखी होंगे तो हमें दुखी करेंगे, है ना। या हमारे ऊपर आग बबूला होंगे कि तुमने महाराज जी की बेइज्जती कर दी। मैंने कुछ नहीं की होगी, मैंने खाली सवाल पूछा होगा, और महाराज जी से जवाब नहीं बना होगा, तो लोगों को लगा होगा कि तो उनकी बेइज्जती हो गई, माने उनको लग रहा है कि बेइज्जती हो गई। वो कह रहे होंगे मुझसे कि तुमने हमारी महाराज की बेइज्जती कर दी। ऐसा कई जगह हुआ। हर इसमें ऋषिकेश में एक है आश्रम में, मैं वहां गया। और मैं क्या गया, मतलब उनके ही कोई शिष्य लगे मुझे, ऐसे जैसे आप कह रहे हो कि प्रेमानंद जी के यहाँ जाओ, तो वो मुझे लगे कि चलो उनसे आप चर्चा कीजिएगा। तो वहां उनके लोग बैठे थे, कम से कम भी 100-150 की संख्या में। उनका सन्यासी शिष्य था वो। तो जब वहां बैठते हैं तो वो अपना उपदेश करते ही हैं गुरु लोग, तो उन्होंने उपदेश किया। तो जब उन्होंने बोला कि भाई किन्हीं को कोई सवाल है पूछ लो, तो मैंने सवाल पूछने शुरू किए। अब जब सवाल में सवाल निकले तो गुरुजी हाइपर हो गए। गुरुजी बोलने लगे, नहीं मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है, और आपके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो उनका एक शिष्य उठा, बोला आप हमारे महाराज की बेइज्जती कर रहे हो। तो मैंने महाराज से पूछा कि महाराज जी मैंने कोई आपकी बेइज्जती कर दी। बोले नहीं, तो मेरी तो कोई बेइज्जती नहीं की। तो फिर मैंने उससे पूछा आपको क्यों इनकी बेइज्जती लगी। बोले आप ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं कहा ऐसे ऐसे सवाल पूछना है, बेइज्जती करना है। तो वो एक सरदार जी थे, वो बैठ गए, क्योंकि उनके गुरुजी ने भी उनको बोल दिया कि नहीं, ऐसा ऐसी कोई बेइज्जती बेइज्जती नहीं है, तो ये है। अब आप सोचो, अब सरदार जी को क्यों बेइज्जती लगी। एक्चुअल में उनको बेइज्जती इसलिए लगी क्योंकि अपने गुरु को सब लोग उत्तर देने वाला देखना चाहते हैं, कि हमारा गुरु से अगर उनके विषय में कुछ पूछा जाए, जो उनका विषय है गुरु जी का, तो उसमें उनके पास सारे जवाब होने चाहिए। और उनके पास जवाब थे नहीं। तो एक्चुअल में बेइज्जती तो सरदार जी की हो रही थी, कि उन्होंने गलती से कोई एक गलत गुरु बना लिया जिसके पास ऐसे सवालों के जवाब नहीं है। समझ रहे हो? तो अगर प्रेमानंद जी या प्रेमानंद जी के शिष्य ऐसा कुछ समझेंगे कि मेरे सवाल पूछने से उनके गुरु जी की बेइज्जती होगी, और आप भी ऐसा ही समझते होगे, तभी ये कमेंट भी करो, आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि भाई प्रेमानंद जी की बेइज्जती कर रहे हो भाई, उनकी समीक्षा करके। तो इसका मतलब है कि वो बेचारे बेइज्जती ही लिए हुए बैठे हैं, उनकी पल पल पे बेइज्जती ही होती रहती है। तो उनका क्या करेंगे। अब ऐसे आदमी को गुरु बना लिए तो भैया बेइज्जती होगी ही।
फिर आप बोलने लायक नहीं रहेंगे। क्यों? मेरा गला काट देंगे वो। जब तक गला रहेगा तब तक तो बोल ही सकते हैं। टोनी पार्सल्स एक यूके का वक्ता है, उनके वीडियोज पे अगर कमेंट वीडियो करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, तो उनका कोई लिंक भेज दीजिएगा मुझे, मैंने पहली बार नाम सुना है। मेरे लिए तो यही सिनेमा चल रहा है। लो, अब अभी तो कह रहे थे बेइज्जती हो रही है, अभी सिनेमा चल रहा है। भाई पहले आप ही तय कर लो कि आपके लिए है क्या, क्योंकि आप ही थोड़ी थोड़ी देर में अपने कमेंट चेंज कर दे रहे हो। तुमसे ही हुई थी लड़ाई। अरे मुझसे क्यों लड़ाई होगी? मैंने कौन सी आपकी हाथापाई की थी? मैंने कोई आपका हाथ पैर तोड़ दिया था क्या? अगर मेरी लड़ाई हुई होती तो मुझे याद होती, तो मेरी मेरी तो चर्चा हुई होगी। और चर्चा तो मैं फिर करने को तैयार हूँ। ओशो ने धनाढ्य लोगों को अपनी बातों में उलझाकर ऐशो आराम, जी जी बिल्कुल, वो तो है ही। दोबारा आएंगे जरूर जब मन होगा। हाँ लोग मतलब, अब मन होगा तब आएंगे। मतलब अभी अभी तो कमेंट कोई और ही आदमी कर रहा है, मन तो कर नहीं रहा है। मेरा हाल बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। लो, अब अभी अभी कह रहे बेइज्जती हो रही है गुरुजी की, अभी फिर खुश हो, तो अपने अपने गुरुजी के ऊपर, अपनी गुरुजी की बेइज्जती पे खुश भी हो रहे हो। तुम बेवकूफों वाली बातें करते जाओ, हंसाते जाओ, लेकिन एक बार उनके सामने जाकर जाना, जरूर जाना और बहस करना। इवन बागेश्वर वाले के पास जरूर जाना। हाँ, जब या तो वो बुलाएंगे या कभी मौका लगेगा तो जरूर जाएंगे। ओशो ने धनाढ्य लोगों को अपनी बातों पे, जी बिल्कुल वही बात है। हम सब वो पहले लोग हैं जो एक न्यू युग की शुरुआत, श्रोता, सपोर्टर, विरोधी, ये सब होंगे। जी जी बिल्कुल। उम्मेद सिंह चरण, तुम अपना देखो, समझे, फिर भौंकना औरों के बारे में। ये लो, अभी तो कह रहे थे कि आपको मजा आ रहा है, और अभी तो आप यहाँ जो है, आप शब्दों का इस्तेमाल करने लग गए। अब उनको आप कुत्ता बोलने लग गए हो कि भौंक रहे हो। बताओ। देखो कंबोज जी, अपना इलाज करवाओ जाके, आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। प्रेमानंद जी से आपका इलाज नहीं होगा, आचार्य प्रशांत भी नहीं कर पाएंगे, और उसको से तो कुछ नहीं होगा। उसको तो खुद ही गालियां बकते थे। तो आपसे तो कोई ऐसी अपेक्षा तो नहीं कर सकते कि आप गालियां नहीं बकेंगे। प्रेमानंद जी के पास बहुत करुणा है। हाँ, तो उनसे थोड़ी ले लो फिर। ले नहीं पा रहे हो। करुणा है या होगी, लेकिन समाज में सुख को बढ़ाने में यूएलएम व्यवस्था लाने से बेहतर कोई नहीं। जी बिल्कुल सही बात है महेश जी की। नहीं, और उनमें करुणा भी नहीं है, वो तो खुद ही मना करते हैं। प्रेमानंद जी ने खुद ही कहा कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, मतलब उनका भी कोई नहीं है, तो करुणा किसके लिए करेंगे जब कोई है ही नहीं है अपना। उनके माँ बाप, भाई, शिष्य, बाकी लोग जिन्हें वो नहीं जानते, कोई किसी का नहीं है। उनका वीडियो देखो, कह रहे केवल और केवल भगवान अपने हैं, कोई किसी का नहीं है। फिर करुणा किसके लिए करेंगे जब है ही नहीं कोई किसी का। भाई करुणा तो अपनों के लिए होती है ना, जिन्हें आप अपना समझते हो, उनके लिए होती है कि अगर उन्हें दुखी देखो तो करुणा हो जाती है। इंडिया में कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी जैसा बनाना नहीं चाहता है। हाँ, इससे भी सिद्ध होता है कि आम लोगों को, सबको पता चलता है कि ये वाहियात चीजें हैं, फालतू की चीजें हैं, इनका जीवन में कोई उपयोग नहीं, ये जिंदगी खराब करने वाली चीजें हैं। और विवेकानंद खुद अपने ऑटोबायोग्राफी में, उनके अपने लेटर्स हैं, वो खुद लिख गए हैं कि उनकी जिंदगी खराब हुई, और इसीलिए 39 साल की उम्र में वो डिप्रेसिव होके उनके दिमाग की नस फट गई, हार्ट अटैक उन्हें हुआ। इस तरह की बातें उनके बारे में लिखी गई हैं कि इस तरह की वजह से उनकी मौत हुई। आप सोचो कितनी उटपटांग टाइप की जिंदगी उन्होंने जी होगी। तो कौन चाहेगा अपने लोगों को ऐसा बनाना कि ऐसे बन जाएं और अल्पायु में दुखद मृत्यु को प्राप्त करें। और दुखद जीवन जिए। सही बात है।
फिर भी ऐसे लोगों को महापुरुष, महात्मा क्यों माना जाता है? खाली बस लोग मानते आ रहे हैं। अब गांधी जी ने गीता पढ़ी तो अब लोगों को लग रहा है यार गीता कोई बड़ी चीज होगी, वहां बोलने लग गए। वो भी बोलने लग गए जिनने कभी गीता नहीं पढ़ी, वो भी बोलते हैं हाँ हाँ गीता गीता। वो आपने देखा होगा एक बार वो वंदे मातरम वो बीजेपी का चला था ना एक बार के भाई वंदे मातरम बोलना चाहिए, ये है वो है। तो कई बार पत्रकार जो है बीजेपी के लोगों से पूछ लेते थे अच्छा वंदे मातरम गाओ तो जरा, तो अब याद नहीं बस वंदे मातरम उनको। तो मतलब जिनको वंदे मातरम याद नहीं, वंदे मातरम का अर्थ पता नहीं, वो भी बोलते हैं फिर हाँ हाँ वो होना चाहिए वंदे मातरम वंदे मातरम। तो बस गीता और बाइबल और इनका ऐसा ही है कि इन पे चलता कोई नहीं, पहले तो इन्हें पढ़ता ही नहीं है, पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है, ऊपर से फिर इन पर चलता कोई नहीं है क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है। भाई इन सारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि नहीं कि सदा सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, टाइम से नहाओ, अल्प आहार करो, ये सब लिखा है। कौन कर रहा है मुझे बताओ? आचार्य प्रसाद जी कर रहे हो? नहीं कर रहे। प्रेमानंद जी कर रहे हैं? नहीं कर रहे। उनकी तौन देखो कितनी है, बिना खाए हो गई। आइंस्टीन का सूत्र समझते हो? E इजिकल टू एम सी स्क्वायर। ये ठोस जो है ये एनर्जी का ही रूप है, तो खा खा के किया है उन्होंने। वो जो वो जो थाली भर भर के खाते हो, आप लोगों ने देखा नहीं है वैरागियों को? जब मैं साधु था तो वैरागी लोग परात में एक ऐसे ऐसे बड़ी सी परात होती है ना जिसमें घर का आटा लोग बनाते हैं। ठीक जब मतलब जिस घर में कम से कम 8-10 सदस्य हों उनका जितना आटा बनता है उतनी बड़ी परात में वैरागियों का एक आदमी का भोजन होता है। इतना वो भोजन करते हैं। और इतना पेट तो जब है जब वो डेली की वो भी करते हैं परिक्रमा, अगर परिक्रमा ना करें तो महाराज सेठ जी बन गए होते हैं। कम से कम 10 किलोमीटर की परिक्रमा है वो, 10 या 14 किलोमीटर को जिस तरह की है। हाँ, मैं एक बार गया था वृंदावन में, तब मैंने हम लोग घूमने निकले थे तो हमारी ऐसे परिक्रमा पथ पे कि क्या क्या कहाँ क्या क्या है। तो शायद 10, 12, 14 ऐसा कुछ किलोमीटर है, याद नहीं मुझे ठीक से। तो अब आप सोचो कि डेली रात में उठ के 3:30 बजे 4 बजे, जनरली लोग सुबह करते हैं 4-5 बजे, लेकिन वो इसलिए उठ जाते हैं कि लोगों का ज्यादा हुजूम ना लगे, उनका ऐसा कहना है। तो वो उस परिक्रमा को करते हैं। अब आप सोचो कि अगर उनकी परिक्रमा ना करते, वो बंद कर दें कोई वजह से, तो उनके पेट का क्या हाल होगा? विवेक, आप अपने पिताजी से भी ऐसी ही बातें करते हो क्या घर में? मैं अभी मेरे पिताजी नहीं है लेकिन ज्ञान में मैं ऐसी बातें करता हूँ। ज्ञान में मुझसे बातें करते हुए कई बार आदमी अपने आप को ऐसा लगता है उसको कि मैं बेइज्जती कर रहा हूँ उसकी। और ऐसा उसे कब लगता है? जब उसके पास उत्तर नहीं होते तब। जब तक उत्तर होते हैं देता रहता है, तब तक नहीं लगता कि बेइज्जती हो रही है। जैसे ही उत्तर खत्म या उनका कोई पहला उत्तर दूसरे उत्तर का विरोध में चला गया तो फिर बेइज्जती शुरू हो जाती है। तो शुभम जी कह रहे हैं कि तमीज से बात करो, विवेक हमारे गुरु जी हैं, ये देखो होगी बेइज्जती। आप देख लो, इतने समय बेइज्जती हो जाती है, बताओ। मतलब जैसे ही यथार्थ बोलो, सत्य बोलो, तुरंत बेइज्जती। और उसी यथार्थ और सत्य को जानने के लिए इन्होंने गुरु जी बनाया होगा उनको। ये है, एक ही ईश्वर है, ये बात मैं अपने विश्वास से कह रहा हूं क्योंकि मैंने खोज किया है, और वो है यीशु मसीह। ये देखो, फिर ये क्यों कह रहे हो कि मैं विश्वास से कह रहा हूं अगर खोज किया है तो?
खोजने के बाद तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं मुझे विश्वास है कि एक ही ईश्वर है। जैसे मैं थोड़ी ऐसा बोलता हूँ कि मुझे विश्वास है कि एक ही ईश्वर है, मैं ऐसे बोलता हूँ एक ही ईश्वर है, ऐसा मुझे पता है, ऐसा मैं जानता हूँ। तो खोज और विश्वास दो विपरीत शब्द हैं। हम उन चीजों पे विश्वास करते हैं जो खोज नहीं है हमारी, किसी ने बोल दिया तो मान लिया। जैसे मेरी माँ ने बोल दिया कि मैं उनका बेटा हूं, तो मैंने मान लिया, मैं इसकी खोज में नहीं गया कि मैं हूं कि नहीं हूं, मान लिया। तो मुझे विश्वास है कि वो ठीक ही बोल रही होंगी कि मैं उनका बेटा हूं, है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने खोज की है कि मैं मेरी माँ, उन जो मेरी अभी माँ है उनका मैं बेटा हूँ। ना, मैंने खोज नहीं की है, मैंने माना हुआ है, क्योंकि मेरी माँ ने, पिताजी ने और आसपास जो भी लोग थे उन सब ने बोला कि ये तुम्हारी माँ है, बस। ये देखो अब करें, तुझे जरूरत का समझा, अपना अलग कारवां की। अब देखो आगे, आगे ना, अब ये देखो अपने गुरु जी को, अब वो तुझे फुझे में आ गए हैं, क्या है पता नहीं, वो क्या क्या बोलते जा रहे हैं, शायद उन्हें खुद भी नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं। कह रहे तुझे जरूरत हा समझा, अपना इलाज, इलाज करवाने की। अच्छा, तुझे जरूरत है अपने इलाज करवाने की, देख लो, मान गए ना, बुरा मान गए। विवेक, मेरे गुरुजी से तमीज से बात करो। अच्छा जी, आ जाओ, तमीज से बात करेंगे, घबराओ मत, आ जाना, अब डरना मत कि बेइज्जती हो जाएगी, तमीज से ही बात करेंगे, आइएगा। प्यारे महोदय विवेक जी, प्यारे महोदय सम्माननीय, प्रातः स्मरणीय विवेक जी, ससम्मान आप सादर आमंत्रित हैं इस चैनल पर, और इज्जत से आपसे बात की जाएगी। अब तो ठीक है शुभम जी। जिस समाज में करुणा और दया होने के कारण मौजूद, तो समझो वह समाज बड़ा दीन और कमजोर है। हाँ, अब आप सोचो, बुद्ध भी इतनी करुणा कर गए कि भाई साहब ने करुणा का सागर बोल दिया बुद्धिस्ट ग्रंथों में। बाकी भी, मतलब करुणा के सागर एक पे एक उमड़े पड़े हैं, और फिर भी आदमी दुखी, जो आदमी का दुख दूर नहीं हो रहा है। भाई ऐसी करुणा का कोई मतलब है क्या, मुझे बताओ जरा। हम्म। जैसे मैं जाता हूँ तो फुटपाथ पे रात में बेचारे, बारिश हो रही है, उसी में पड़े हैं, है ना, मक्खियां बिन बना रही है, मच्छर हैं, तो उन्हें देख के मुझे भी करुणा आती है, लेकिन मेरी इस करुणा से क्या होने वाला है। जो होगा समाधान से होगा ना भाई। तो उम्मीद सिंह चरण जी ठीक कह रहे हैं। विवेक कंबोज जी कह रहे हैं शुभम जी को, जो बोलना हो बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमसे, लेकिन तुम्हारे गुरु से भी मैं सहमत हूँ, संपूर्ण व्यवस्था से तो वो कभी, संपूर्ण समाधान व्यवस्था से वो तो कभी कभी लड़ाई हो जाती है। लो जी, सुन लो शुभम जी, आपके गुरुजी को नहीं लग रहा है कि मैं कोई उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ, ऐसा आपको लगा। तो जैसा मैंने आपको बताया उदाहरण में, को सरदार जी को लगा कि उनके गुरुजी की बेइज्जती हो गई। मैं तो निमंत्रित ही कर रहा था कि आओ भी चर्चा करेंगे। वो बोले 4 बार हो चुकी है, 5वीं बार कर लेंगे। 4 बार लड़ाई हो गई होगी तो जरूर थोड़ी 5वीं बार भी होगी। तब से अब तक आपको कितना समझ आया होगा, मुझे कितना समझ आया होगा, हो सकता है ना हो लड़ाई। यदि किसी का भी उद्धार या मोक्ष या मुक्ति हुआ है अभी तक, तो जनसंख्या बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, कोई बताएगा जी। बिल्कुल घटनी चाहिए, ये बात आपकी सही है। विवेक जी जो भी है, पर वो आपसे उम्र में बड़े हैं, थोड़ा उम्र का तो लिहाज करो भाई। सर, अब ज्ञान में उम्र उम्र कहाँ से आ गई भाई।
मतलब आप बीमार पड़ जाए और आपकी उम्र से कोई छोटा डॉक्टर है तो उससे इलाज नहीं करवाओगे? हैं? मतलब अब शरीर की उम्र से सम्मान चाहिए? हद है। हम तो जी भर के पढ़ेंगे उसको। अरे सर, सारे दिन रात डूबे रहो, हम कब मना कर रहे हैं? हाँ, हम तो कह रहे हैं उनके आश्रम में जाके पालथी मार के बैठो, हिलने की जरूरत नहीं है वहां से। पर वो पैसे वैसे मांगते हैं, उतने पैसे का इंतजाम करके ले जाना। और इसलिए कि वो ऐसे झड़े ना। सत्यमार्ग जी, आप आइए लाइव चर्चा में। है इनको भी बहुत समय से बुला रखे, वो भी आ नहीं रहे हैं बस। और ईश्वर के अस्तित्व को प्रूव कीजिए जिससे हम सबका कल्याण हो भाई। बिल्कुल सही बात है। विवेक जी, वरिष्ठ लोगों से तमीज से बात करनी चाहिए, अपने से बड़े हैं वो भाई। ऐसे नकारात्मक बोलकर उन्हें हतोत्साहित ना करें। लो, अब आपके गुरुजी हतोत्साहित भी हो जाएंगे मेरे ऐसा बोलने से, फिर तो हो गया काम। फिर भी गुरुजी गुरुजी बोल रहे हो उन्हें। सबसे ज्यादा किताब खरीदी जाने वाली बाइबल है। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि भैया जनसंख्या ही सबसे ज्यादा है उनकी। और जो सच्चाई से यीशु के संगति में रहता है उसके अंदर कार्य भी होता है। नहीं, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अब अभी देखो ईसाई लोग आपस में कितने लड़ रहे हैं। और यीशु मसीह कुछ बेचारे कर नहीं रहे हैं, वो सारे बाइबल पढ़ने वाले हैं। आप रसिया में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, यूक्रेन में चले जाओ, है ना? तो ये सब बाइबल वाले ही हैं और आपस में लड़ रहे हैं। बताओ, बाइबल उनका समाधान नहीं कर पा रही है, और यीशु कुछ ऐसा कार्य नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ना लड़ें। तुम्हारी जलती है तो जले, लेकिन हम तुमको भी पढ़ते हैं। वो संपूर्ण जीवन दर्शन का मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अच्छा लगे ना लगे वो अलग बात है, हम तो चर्चा की बात कर रहे हैं। वो तो पर्सनल है, अच्छा लगना नहीं लगना। जी विवेक जी, ठीक है। अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप वक्ता बनकर आइए समीक्षा करने। जी बिल्कुल आइए। आप मेरी समीक्षा करने भी आ सकते हैं कोई भी, और पूरा घंटा मिलेगा एक। प्रेमजीत जी सही है, विवेक जी आप पूरा पढ़िए किताब। जी। प्रीत जी कह रहे हैं बागेश्वर बाबा ज्यादा मूर्ख है प्रेमानंद जी जैसे। दोनों का एक ही हिसाब किताब लगता है, लेकिन कम से कम प्रेमानंद जी थोड़े थोड़े से मुझे वो लगते हैं, अगर उन दोनों में तुलना करो तो बागेश्वर बाबा जी थोड़े चालाक ज्यादा हैं, प्रेमानंद जी थोड़े सीधे साधे आदमी हैं। लेकिन जो बोल रहे हैं जो कर रहे हैं वो दोनों का एक ही जैसा है लगभग। मैं जरा जा रहा हूँ। हम्म। तो मैं भी जा रहा हूँ, ये लेके जा रहा हूँ। ठीक है। अभी 1 घंटे फोन करूंगा, फिर आएंगे, है ना? फिर एक वीडियो और बनाएंगे। हम्म। विवेक जी, मैं प्रेमजीत जी का शिष्य हूँ, बोल के बोल रहा हूँ भाई, मैं आपसे लड़ नहीं रहा। अच्छा, आप उनको बोल रहे हैं? ओके। नहीं नहीं, कोई नहीं, वो मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं होती है, चिंता मत करो। और इस तरह की इज्जत मुझे चाहिए भी नहीं। मुकेश भाई, पहली बात तो ये कि ये सारी सृष्टि को ही देख लो तो यही सृष्टिकर्ता के होने का सबूत देता है, क्योंकि सृष्टि निर्माण में अलग अलग जाति के पेड़ पौधे, जंतु जानवर में अलग अलग आकार रंग रूप में। तो ये अलग बात है कि कोई सृष्टि है तो इसका कोई आदि होगा, वो ठीक है। लेकिन वो यीशु ही है, इस सवाल इस बात पे है।
इस बात में तो सभी सहमत हैं कि कुछ तो आदि कदम, कुछ पहला कदम कुछ होगा, पहले कदम पर कुछ होगा। वो तो साइंस भी बोलती है कि मूल में कुछ ना कुछ तो है, लेकिन क्या है, सवाल इसका है। विभ्रांतों से कैसे ईश्वर प्रूफ होता है? विभ्रांतों, विभिन्नताओं से कैसे ईश्वर प्रूफ होता है? हाँ, जैसे इस तरह के सवाल उठते हैं तो ऐसे जवाब जरूर दें। प्रेमानंद महाराज ब्रह्मचार्य और शुद्ध भोजन, अच्छे संस्कार, मर्यादित आचरण को प्रमोट करते हैं। क्या ऐसे लोग आपके लिए आदरणीय नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है, ये सब फालतू की चीजें हैं। ब्रह्मचारी क्यों होना है भाई? और शुद्ध भोजन मिल नहीं रहा है लोगों को, है ना? तो जो चीज जो है ही नहीं है उसको प्रमोट करके क्या करेंगे? भाई पहले सबके लिए भोजन की उपलब्धता करवाएं, फिर बोलें कि हाँ भाई शुद्ध भोजन करो। अब उनके शिष्य उनको तो दे देते हैं, तो अभी महाराज जी को तो शुद्ध भोजन मिल रहा है, लेकिन ये जो 60%, 70% जिनको पौष्टिक भोजन तक नहीं मिल रहा, शुद्ध तो बहुत दूर की बात है, पौष्टिक तक नहीं मिल रहा है, उनकी कोई चिंता है प्रेमानंद जी को? उनके लिए कुछ कर रहे हैं बोलने के अलावा? उन्होंने तो सब ईश्वर पर छोड़ा हुआ है कि भगवान सब करेंगे। अच्छा, शुभम जी और विवेक कम्बोज जी ही एक दूसरे को बोलने लगे। और प्रेम जी इतना इतना गुस्सा क्यों होते हो? सर मुझे तो कोई गुस्से की बात होती है मैं तो होता हूँ, मैं कोई नैतिक किस्म का आदमी नहीं हूँ, है ना? मैं प्रेमानंद जी जैसे या और कोई जो नैतिक किस्म के आदमी के अंदर गुस्सा उठ रहा है और बाहर रोके बैठे हैं, मैं ऐसा नहीं करता। और एक पर्टिकुलर लेवल तक गुस्सा जो है वो बॉडी लैंग्वेज होता है। इसको भी कोई दिन समझाएंगे, जब कभी शिविर लगेगा बताएंगे कि गुस्सा क्यों जरूरी चीज है। और नेचर से हमें ये एबिलिटी मिली है, ये हमारी एबिलिटी है कि ऐसा कुछ जो हमारे प्रतिकूल हो रहा है या हमें लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो उसके प्रतिकार में गुस्सा जो है वो एक लिमिट तक, गुस्सा ये नहीं कि जाके किसी पर डिजम डिजम कर डालो, गुस्सा माने अभिव्यक्ति में ये बताएं कि ये देखो आप जो कह रहे हो ये गलत है, और ऐसे गलत है। बेइज्जती का डर किसको दिखाते हो प्यारे प्रेमरीत जी? मैं थोड़ी दिखा रहा हूँ, तो जिनको बेइज्जती हो रही है वो बेचारे देखें, वो बोलते हैं कि बेइज्जती होती है। मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि मैं कोई बेइज्जती कर रहा हूँ। वो महसूस कर ले, वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी बेइज्जती हो गई ऐसा करके। मैं तो सवाल ही पूछ रहा होता हूँ, मैं तो चर्चा ही कर रहा होता हूँ। प्रेमजीत जी मैंने आपको गुरु बोला था, दिव्य जी अच्छा ओके सॉरी, मुझे लगा उनको गुरु जी बोल रहे हो, क्षमा करो भाई। क्योंकि कमेंट में बहुत पूरी बात होती नहीं तो उसका पता नहीं चलता कि किस किस को बोल रहे हो, या तो नाम लेके बोल उसमें लिख देते तो समझ में आ जाता। मुझे लगा कि मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ और वो आपके गुरु जी हैं ऐसा। लेकिन उन्होंने तो मेरी कोई बेइज्जती नहीं की, मैं अपनी ओर से बता दूं, उनको जैसा लग रहा है उन्होंने तो वैसा ही बोला है। तो उनकी ज्ञान की स्थिति ऐसी ही है ना? और उस पर चर्चा होनी जरूरी है कि उनका ज्ञान कोई व्यवहारिक है, कोई काम का है नहीं है, या मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूँ वो व्यवहारिक है कि नहीं, कोई काम का है कि नहीं, वो चर्चा से तय होता है, वो तो ऐसे कमेंट करके तय होगा नहीं। दैविक जी आप आइए चर्चा में, बार बार आइए, भले आप गलत सिद्ध हो जाएं, लेकिन इससे आपके जरिए सच्चाई भी तो पता चलेगी लोगों को। जी बिल्कुल भाई, चर्चा भले ही कोई दूसरा कुछ भी समझ के आए, मैं कुछ भी समझ के आऊं,
लेकिन चर्चा करने से कुछ तो निकलता ही है, चाहे वो एक को निकल जाए, दूसरे को निकल जाए या दोनों को कुछ-कुछ निकल जाए, निकलता ही है, फ़ायदा ही होता है। कह रहे इनके दिमाग को करंट लगा है। नहीं, मेरे आस-पास कोई करंट नहीं है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और आपके मार्ग में क्या डिफरेंट है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कुछ है नहीं भाई ऐसा करके अभी, वो ऐसे नाम ही सुनते हैं बस। उसका कोई पीडीएफ है नहीं है। आपके पास कोई पीडीएफ हो तो भेज देना। क्योंकि अब पढ़ने को मिला नहीं कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो कैसे अंतर बताऊं? महेश जी, मैं कोई सीरियस होकर नहीं बैठा हूं, लेकिन इनसे मैं बात जरूर करूंगा। जी कीजिएगा। जी, आपके हिसाब से कौन सा दर्शन सटीक है? शुभम जी पूछ रहे हैं विवेक जी से। मेरे हिसाब से इनका संपूर्ण व्यवस्था ठीक है। नहीं, उसको तो आप ठीक बोल रहे हो, उसमें मैं थोड़ी कह रहा हूँ। जो ठीक है वो तो ठीक है, जितने पे हम सहमत है उतने पे हैं। जिस पे सहमति नहीं है उन उसमें चर्चा करना जरूरी है कि आप किस कारण से सहमत नहीं है। हो सकता है कि आपका वो कारण कोई वैलिड निकल आए और मुझे भी कोई समझ आ जाए आपकी बात, या आपका वो कारण इनवैलिड हो जाए चर्चा में, तो फिर आपको समझ में आ जाए। ये है। प्रेम जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे से कोई नहीं, नहीं, कोई नहीं, वो मेरे से ही समझने में गलती हुई, और वो इसलिए कि कमेंट में पूरी बात होती नहीं है, तो कई बार गलती होने की संभावना रहती है। आपके साथ कौन बैठा था प्रेम जी? वो संजय सामाजिक जी थे, क्योंकि वो उनका जो घर है वो मेरे नजदीक ही है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। महेश जी, संजय जी थे, सज्जी जी वही वही थे। विवेक जी, मैंने दर्शन का पूछा आपसे। वो ये मेरे ख्याल है भारतीय सारे ही दर्शनों को शायद कोई ना कोई तरह से मानते हैं। विवेक जी, आप इनको विषय बनाकर वक्ता बनकर आएं और लोगों को बताएं और सबको बताएं कि कैसे हालात ठीक नहीं है। जी। कौन सा विषय? आपको जो जिस पे मास्टरी हो या जिस पर सहमति ना हो। दिमागी हालात का विषय विवेक जी, हाँ, ये भी रख सकते हो, क्योंकि आप जिसका दिमागी हालत खराब बता रहे हो उसी को सुन भी रहे हो रोज रोज आके। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। प्रेमानंद महाराज से एक प्रश्न करिएगा कि यदि हम पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में चुका रहे हैं या भोग रहे हैं, तो सबसे पहले इंसान किसका कर्म चुका रहा था? हाँ बिल्कुल, वो जवाब दे नहीं पाएंगे इसका। संपूर्ण जीवन दर्शन सही नहीं लगता ना आपको, इस टॉपिक पे आए। जी बिल्कुल। शुभम जी, डॉक्टर को दिखाओ इनको। भाई अभी तो पैसे ही नहीं है, जब पैसे आ जाएंगे तो दिखा लेंगे, क्योंकि चेकअप कराना जरूरी अच्छा रहता है कि कोई शरीर में कोई कमी बेसी तो नहीं है भाई। सरकारी व्यक्ति के पेंशन तो तय है कि, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति तो पल पल रोज सोचता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो बुढ़ापे को लेके सशंकित रहता है कि जब तक जॉब है तब तक तो चलो कुछ आ रहा है, चल रही है गाड़ी, जब जॉब नहीं होगा तब क्या होगा टाइप का। जब प्रेमानंद महाराज पे जाएं तो वीडियो चैनल पर डालना। जी, अगर वो बनाने देंगे तो जरूर। कोई बात नहीं प्रेम जी, मैं आपके साथ हमेशा हूँ जी, जरूर, थैंक यू। टैक्सेशन के माया जाल से कब आजादी मिलेगी सर? तभी मिल सकती है जब ये व्यवस्था आएगी, क्योंकि अभी पूंजीवादी व्यवस्था में तो टैक्सेशन ही एक मेन तरीका है सरकार तक कोई पैसा पहुंचाने का वापस। पॉलिटिशियन की गुलामी से कैसे आजादी पाए? सर, पॉलिटिशियन की कोई गुलामी नहीं है, वो ऐसा लोग सोचते हैं, है ना। शुभम जी, फूल झड़ गए। प्रेमवीर जी, आप भूल क्यों गए? आपने खुद सहमति दी थी मुझे। पर किस बारे में? देखो, मैं बहुत सारे लोगों से चर्चा करता हूँ ना, फोन पे भी करता हूँ, यहाँ पर भी करता हूँ, तो मैं उतनी सारी चर्चाओं को अपने मेमोरी में स्टोर नहीं रख सकता ना, क्योंकि आदमी की जो मेमोरी का स्टोरेज है वो सीमित है।
उसमें मैं कुछ ऐसी प्रमुख बातें याद रख सकता हूँ, अगर कहीं कोई प्रमुख बात हुई होती है। आपके साथ कोई प्रमुख बात मुझे याद नहीं है। कुछ ऐसा आपके साथ बातचीत में कुछ ऐसा हुआ नहीं होगा जो मुझे याद करने लायक जैसा मुझे लगा हो। मैं आपके कौन से नंबर पर भेजूँ लिंक? यही नंबर है जो यहाँ पे दिखाया था अभी, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर भेज देना। कल अगर अमेरिका भारत पर कब्जा कर ले तो राष्ट्र के लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, फिर उनसे बोलना चाहिए कि अच्छी व्यवस्था लाओ। अमेरिका के लोग और कोई कहीं के लोग लोग ही होते हैं सब जगह। नहीं, कोई कोई मेरा सम्मान मेरे एज की एज की वजह से ना करे। मेरी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है कि मेरा सम्मान कोई एज की वजह से करे। हाँ, मेरे जो जो मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, ज्ञान वगैरह रख रहा हूँ, वो किन्हीं को अपने काम का लगता है, तो उस तरह का सम्मान आप तो खुद ही करोगे, अपने आप ही करोगे स्वाभाविक रूप से। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर का सम्मान उस बात के लिए खुद ही करते हैं कि वो हमारा इलाज करता है। बाकी उम्र की वजह से कि मैं पिता समान हूँ या बड़ा भाई समान हूँ या उस तरह की इज्जत की मुझे दरकार भी नहीं है, और मुझे कोई चाहत नहीं है उस तरह की। करप्शन के बगैर का देश कब होगा? वही जब करप्शन के कारण मिट जाएंगे, और संपूर्ण समाधान में करप्शन का कोई कारण नहीं है। यूएलएम फ्री, नो कॉपीराइट, आपका कोई चैनल है क्या? जी हाँ, चैनल है ना, ये जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। यूएलएम हिंदी एक नई व्यवस्था, ये मेरा ही चैनल है और कॉपीराइट फ्री है। इस यहाँ से आप कोई भी कंटेंट लेके और उसका अपना जो भी आपको उपयोग प्रयोग करना हो कर सकते हैं। कब तक संपूर्ण समाधान व्यवस्था शुरू होगी, ऐसा आपको लगता है? 2029 में ये हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छी बात है अगर कोई डेवलप देश हमारे देश पर कब्जा करे, इससे वो लोग अपने देश को भी विकसित करेंगे, और हमारे बिल्कुल भाई गणतंत्र जो देश बने वो इसीलिए तो बने। पहले तो सब छोटे छोटे राज्य ही थे ना, उन छोटे छोटे राज्यों को मिला के तो गणतंत्र बना है। अमेरिका भी कोई एक राज्य थोड़ी ना, वहां भी बहुत सारे राज्य हैं, 48 नेशंस हैं वहां, उनको मिला के एक अमेरिका रिपब्लिकन है, अमेरिका गणराज्य है। तो वो और भी बड़ा हो जाए और एक दिन सारी दुनिया एक हो जाए, महागणराज्य बन जाए। प्रेमानंद महाराज जी से ये भी प्रश्न करना कि यदि हम पिछले जन्म का कार्य कर्म इस जन्म में कर चुका रहे तो कोई किसी को गलत करने से भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि मैं तो चुका रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये सही सवाल है, लॉजिकल सवाल है आपका। और मैं ये सारे सवाल पूछता ही हूँ जब कोई ऐसे लोग यहाँ आते हैं या मैं वहां जाता हूँ तो। व्यक्ति की पूजा नहीं होती, शक्ति की। मतलब व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व मायने रखता है सर, शायद। हाँ, व्यक्तित्व ही रहता है। जब श्याम मानव जैसे समाज विवेक लोग, समाज सेवक लोग संपूर्ण समाधान व्यवस्था के बारे में जानकार भी चुप रहते हैं, तो क्या यह उनके समाज सेवक? क्वेश्चन उठता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि श्याम मानव ने संपूर्ण समाधान किताब पढ़ी है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, है ना? क्योंकि बिजी लोग रहते हैं तो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। हाँ, अर्पित जी से एक
1-2 घंटे की एक बार चर्चा ज़रूर हुई थी, वो एक बार मुझे मिले थे, तो अब उसके बाद उन्होंने संपूर्ण समाधान या मेरे वीडियोज़ कोई देखे हैं तो मालूम नहीं है। अच्छा, वो केनोपनिषद बता रहे हैं। केनोपनिषद मोस्टली और ईशावास्य उपनिषद, 2 उपनिषद बता रहे हैं। जी, उनको लेके आइए कभी, ईशावास्य उपनिषद को और केनोपनिषद को एक-एक करके, और उनमें भी, उस उपनिषद में भी आपको सबसे बढ़िया जो श्लोक लगता हो उसको लेके आइए और फिर उस पे चर्चा करते हैं। अंग्रेज यहीं रहते थे तो भारत बहुत डेवलप हो जाता अभी तक। हाँ, अब इंग्लैंड जैसा तो हो ही जाता। आर्थिक स्थिति समाज के स्ट्रक्चर को बदलती है, तब बीच में राजनीति क्यों आ जाती है? क्योंकि राजनीति से ही बदलता है ना। नी- अर्थशास्त्र की पहले नीति तो बनेगी तभी तो होगा। टॉपिक से बाहर 1 घंटे तक लोगों को जवाब दें। टॉपिक से बाहर मुश्किल है, क्योंकि टॉपिक पर ही बहुत हो जाता है। अभी 3.25 घंटे तो हो गया। सुबह में हिंदुस्तान ऑलरेडी डेवलप था, लेकिन अंग्रेज यहाँ लूटने भी आए थे। अब पता नहीं लूटने कैसे आ गए। 10, 20, 50 लोग इनको लूटने आ गए, बताओ, कर लो बात। मतलब भारतीयों में इन लोगों को ये कहते में शर्म नहीं आती है कि बाहर से इन्हें लोग लूटने आ गए और लूट के चले गए। थोड़े से लोग आके लूट के चले गए, इन्हें कहते हुए ऐसे शर्म भी नहीं लगती है कि हम एक्चुअल में अपनी ही कमी बता रहे हैं। मतलब हम ऐसे थे, माने भारतवासी ऐसे थे कि उन्हें बाहर से मुट्ठी भर लोग आए और उन्हें लूट के ले जाएं और वो कुछ ना कर सके, और फिर भी कह रहे हैं कि हम समृद्ध थे। अरे भाई, समृद्ध देश में समृद्ध सेना होती है, कहाँ थी वो? विवेक जी, डेवलप नहीं था, अपने पास सोना ज्यादा था। सोना भी नहीं था भाई। देखो, ये लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो व्यापार है वो दुनिया में सबसे ज्यादा था, 33, 34, 35, पता नहीं कितने परसेंट बताते हैं दुनिया का। और उस समय स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, उस समय तो कागज का ये सब था नहीं, डॉलर फॉलर। तो बाहर के लोगों से सोना ही तो इकट्ठा करके लाते ही। अगर इनके पास दे दबा के सोना था तो फिर ये सोना गाय के लिए लेके आते, ये क्या करते उसका? सोने की खदानें आज भी दुनिया में दूसरे देशों में भारत से बहुत ज्यादा हैं, भारत में नहीं है उतनी। तो ये उनसे सोना लेते थे और उनको अपना एक्सपोर्ट करते थे। कुछ मसाले थे, कुछ कपड़े इत्यादि थे, वगैरह वगैरह। अगर भारत में चाइना जैसा सिस्टम आता है, उसे क्या देश तेजी से डेवलप कर पाएगा? हाँ, आज की व्यवस्था में तो कर पाएगा। इंडिया जितना डेवलप है उसकी तुलना में तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वहाँ कई प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ आजादी नहीं है कुछ भी बोलने की, है ना। आर्थिक रूप से तो थोड़ा डेवलप हो जाएगा, लेकिन बाकी दूसरी कई प्रॉब्लम्स हैं। इधर कुछ वर्षों में भावनात्मक चीजें ज्यादा हावी हो गया, 1 दशक से तर्क कम हुआ है, जब होना उल्टा चाहिए था। सोशल मीडिया और खासकर यूट्यूब के कारण ऐसा वो इस वजह से रहता है कि नेताओं के पास कोई तरीका नहीं है सबकी वोट लेने का, तो वो ऐसी चीजों को हवा देते हैं। बार बार जन्म लेना पुनर्जन्म से सब गड़बड़ है, क्योंकि इससे जुड़े सवालों के जवाब किसी के पास नहीं। जी बिल्कुल। आपसे संवाद के बाद क्या बदलाव आ सकता है? यही आपकी समझ और स्पष्ट हो सकती है, या आपके पास ज्ञान है तो हमारी समझ स्पष्ट हो सकती है और ज्यादा पहले की तुलना में। जी प्रेम जी, इनको शर्म नहीं आती और बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। अब कौन समझाए इनको, इतनी सी बात इनको समझ नहीं आती है। वही तो करो, इतना सा नहीं समझ रहे हैं। अरे कोई बहुत रिच देश होगा तो वो सेना भी रखता होगा ना, रिच नहीं रखेगा सेना अपनी सुरक्षा के लिए? क्या उस समय युद्ध नहीं होते थे इधर उधर?
क्योंकि भारत कोई कभी भारत थोड़ी ना था। भारत तो बहुत सारे राज्यों का जोड़ था ना, क्योंकि बहुत सारे राज्य थे भारत में। जब ये भारत बना अभी जिसको आप भारत कह रहे हो, पहले ये भारत खंड था, देश नहीं था। पहले देश नहीं होते थे, पहले राज्य होते थे छोटे छोटे, एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर आज की तुलना करें तो पहले भारत जैसा कुछ था ही नहीं, एक खंड था। उस तो उसको भरत खंडे इस तरह का बोलते थे, या एक और भी नाम था इसका, जम्बू द्वीप इसका नाम था पहले। इस पूरे द्वीप को जम्बू द्वीप बोलते थे। वहां बहुत छोटे छोटे बहुत सारे राजा थे, तो वो आपस में एक नहीं रहते थे। छोटे छोटे राजा थे, तो कोई बाहर से आता था और वो एक तरफ से जो बजाना शुरू कर देता था। अब एक राजा के ऊपर ने चढ़ाई कर दी, तो अगल बगल वाले राजा उसकी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खटपट आपस में रहती थी, आपस में दुश्मनी रहती थी। तो अब किसी दुश्मन ने उस पर चढ़ाई कर दी, तो ये उसका हाथ, ये उसका साथ क्यों दे। ऐसे ऐसे होता था। तो यहाँ के आदमियों में, और यहाँ के आदमियों में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा ही था कि इतनी अकल नहीं होती थी कि जो पड़ोसी राज्य हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के रहे, नहीं, कॉम्पिटिटिव रहते थे और एक दूसरे के साथ ही लड़ाई करते रहते थे। और उस समय था क्या डेवलपमेंट के लिए, खेती, कुछ एक खेती की चीजें होती थी, कुछ एक सोने के आभूषण इत्यादि होते थे, और कुछ एक मिर्च मसाले होते थे, बस यही था। और था क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, जो बोलते हैं कि इतना इतना ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। अब थोड़ा सा ही एक्सपोर्ट का था उसमें। हो सकता है कि कोई समय में भारत के जितने सारे राज्य थे उन सबका मिला के कुछ होता हो, क्योंकि भारत में जनसंख्या हमेशा से ही ज्यादा रही है और दूसरे राज्यों की तुलना में। तो आकार में वो उस तरह का रहा हो थोड़ा बहुत। आपसे मैं उपनिषदों पे चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि संपूर्ण व्यवस्था पर करूंगा, क्योंकि मुझे जो जरूरी लगता है मैं वही करूंगा, क्योंकि उपनिषद में मैं आपसे सहमत नहीं हूं, चाहे आपकी बात 100% सच साबित क्यों ना हो। अब देखो क्या कह रहे हैं, आप खुद ही देख लो। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बात को 100% सच साबित क्यों ना कर दूं, ये उसे नहीं मानेंगे। तो मतलब ये सच के तो जिज्ञासु है नहीं है, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इन्हें सच से कोई मतलब नहीं है। इन्हें उपनिषदों से कोई वजह से कि ये उन ऋषियों को शायद अपना मान रहे हैं और उनसे लगाव है बहुत ऐसा, तो उनकी गलत बात भी हो तो भी उनको मानते रहेंगे, वो कुछ इस तरह की बात इसमें ये बोल रहे हैं। तो कोई नहीं, आपको जिस पे लगता है उसी पे चर्चा करो, हम कब कह रहे हैं। बिल्कुल भारतवासियों को शर्म आनी चाहिए। हाँ, तो फिर नहीं, उनको भारत में वासी में उनको शर्म आनी चाहिए, जो ऐसा बोलते हैं कि वो वो हमें लूटने आए थे। अरे अंग्रेज तो व्यापार करने आए थे। यहाँ के हालात देख के उनको लगा कि इनकी तो बैंड बजाई जा सकती, तो उन्होंने बजा दिया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अर्पित जी आपके चर्चा के बाद आपसे प्रभावित हुए होंगे और आपके वीडियोज भी देखते होंगे, कि आपके जैसे उनको कोई मिला नहीं होगा, जैसे जैसे आपने उनको चर्चा में आपकी बात मनानी पड़ी। हाँ, तो वो हुआ क्योंकि दूसरे चैनल पर उनके साथ कई बार, खास तौर से जो ऑस्ट्रेलिया के उत्पल याग्निक जी, उन्होंने अपने चैनल पे उनकी कई चर्चाएं रखी थी, जिसमें मुझे भी बुलाया था। तो वहां पे अंततोगतता जो बात मैं बोल रहा था वही बात वहां सिद्ध होती थी, और वो उस बात को मान लेते थे बाद में। तो अब शायद वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें वो बात माननी पड़ेगी, और इसे शायद वो ठीक नहीं समझते हो। और ऐसा मैं गैस कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन यही बात है। लेकिन जब वो मुझे मिले थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो अ, संपूर्ण समाधान और इसको एक बार देखेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कभी कोई रिप्लाई नहीं दिया।
और मैं थोड़ा ऐसा आदमी हूँ कि मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता हूँ, है ना? मैं इतनी फ्रीडम या ऐसा वो दे के रखना चाहता हूँ कि अगर किसी आदमी की रुचि नहीं है, तो क्यों किसी को बार-बार जो है प्रेशराइज़ किया जाए। हो सकता है उनकी दर्शन के रूप में या व्यवस्था के रूप में कोई रुचि ना हो, तो फिर उन्हें क्यों बाध्य किया जाए इस बात के लिए? ये बात। तो मैं किसी को बाध्य नहीं करता अपनी ओर से। हाँ, कोई बात करना है तो उन्हें मैं आमंत्रित ज़रूर कर लेता हूँ, भाई, आप आ सकते हो। तो उनको भी आमंत्रित किया हुआ है, कभी वो आना चाहें तो आ ही सकते हैं। लेकिन अब ये निर्णय तो अपना वही लेंगे कि कब उन्हें आना है या मुझे बुलाना है तो मुझे कब बुलाना है, ये तो उनका ही निर्णय होगा ना, मेरा तो होगा नहीं। हाँ, मैं जाने के लिए तैयार बैठा हूँ, मैं अपनी ओर से बता दूँ कि अगर मेरे पास उनका प्रस्ताव आएगा कि वो यहाँ आना चाहते हैं या मुझे वहाँ अपने चैनल पे बुलाना चाहते हैं, तो मैं तैयार हूँ। प्रेमजीत, सोना बहुत था, डेवलप भी बहुत था पहले, हिस्ट्री पढ़ो अगर नहीं था। सोना तो इतने सारे देश इसकी तरफ आकर्षित क्यों हुए? आपको शर्म आनी चाहिए, जिसमें आप निवास करते हो उसकी ही बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती नहीं कर रहे, तथ्य बता रहा हूँ। कोई आदमी हमें जूता मार के चला गया और मैं बताऊं कि वो हमें जूता मार गया, ये बेइज्जती नहीं है, ये यथार्थ है। अब आप खुद ही कह रहे हो कि हिस्ट्री पढ़ो और हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि वो जूता बजा के गए हैं, और फिर बता रहा हूं तो कह रहे हो कि बेइज्जती कर रहे हो। तो अब आप खुद ही तय कर लो कि हिस्ट्री में जो लिखा है वो पढ़ूं और वो बताऊं कि नहीं बताऊं, उसे पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, क्योंकि पढ़ने से भी बेइज्जती होती है, बताने से भी बेइज्जती होती है, क्योंकि बेइज्जती वाली चीज ही है, बात ही बेइज्जती वाली है। कि कोई दूसरे देश से आके, दूसरी जगह से, वो इतनी दूर से, यूके यहाँ नहीं है भाई साहब, यूके दुनिया में इतनी दूर है भारत से कि वो ऐसे अगल बगल में नहीं है कि चाइना जैसे और अफगानिस्तान जैसे ऐसे करके नहीं है, दूर है। इतनी दूर से कुछ लोग आके और यहाँ, और वो यही नहीं, दुनिया के कई, उसमें एक समय बोला जाता था कि यूके का, अंग्रेजों का जो राज्य में सूरज नहीं डूबता है, मतलब कहीं ना कहीं उगा ही रहता था। आप सोचो, उन्होंने जगह जगह जाके किया, तो इतनी सीधी सी बात है कि बाकी सब जगह के जो लोग थे, वहां के राजा और लोग जो भी थे, वो जो भी व्यवस्थापक थे, वो आपस में लड़ते मड़ते रहते थे, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते थे। और ये लक्षण गरीबों के हैं, अमीरों के लक्षण नहीं होते हैं ये। अमीर लोग हमेशा यूनियन बना लेते हैं और हमेशा अपनी सुरक्षा की गारंटी पहले करते हैं। आप दुनिया में देखो, जो भी बड़ा देश या बड़ा राज्य जब भी रहा होगा, उसके पास सबसे बड़ी सेना होगी। ये कॉमन सी बात है, हिस्ट्री को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हिस्ट्री तो राजा ही लोग लिखवाते थे अपने बारे में, सब अच्छा अच्छा लिखवा दिया। अब वही हमें मिलता है तो उसी को हिस्ट्री मान लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री लिखने और लिखवाने वाले भी कोई निष्पक्ष लोग रहे हों, ये आवश्यक नहीं है। तो हिस्ट्री से मोटा मोटा आधार लेना चाहिए बस। हिस्ट्री को शाब्दिक रूप से नहीं ले लेना चाहिए कि पूरी एज इट इज जैसा लिखा है वैसा करके, क्योंकि लिखने वाला हो सकता है कि वो उसका प्रशंसक हो जिसके बारे में लिख रहा है, तो वो बात बढ़ा चढ़ा के लिख देगा। या कोई आलोचक हो सकता है तो वो बात घटा घटा के लिखेगा, है ना? हिस्ट्री में दोनों संभव है। तो हमें कुछ तर्क होते हैं, कुछ लॉजिक होते हैं जीवन के, उनके आधार से देखना चाहिए। अगर भारत के कुछ राज्य अमीर होते तो उनके पास बड़ी सेना होती, और बड़ी सेना को नहीं हराया जा सकता। जैसे अब अमेरिका को हरा के दिखाओ आप, दुनिया में सबसे अमीर देश वही है, और उसी के पास सबसे ज्यादा बड़ी सेना, आयुध और सब कुछ उसके पास है। जाके हरा के दिखाओ, अंग्रेज वहां जाएं और दिखाएं उनके ऊपर कब्जा करके, भाई साहब वहीं लीद निकाल देंगे वो उनकी, है ना? तो ये बात है। तो ये जो मैं शर्म आने की बात कर रहा हूँ, शर्म आने की उनकी बात कर रहा हूँ जो ऐसा कहते हैं। मैं सबको शर्म आने की बात नहीं कर रहा था। हमारे भारतवासियों की तो हालत ही खराब थी, इसीलिए कोई आके चढ़ के इनके ऊपर चला गया, तो इसमें क्या करते हो आप? भाई, कमजोर के ऊपर सभी चढ़ते थे। आज तक ऐसी व्यवस्था है कि कमजोर के ऊपर सभी हावी रहते हैं। अभी जैसे अ, रूस है, वो बेताकतवर है, और जो कुवै वो है, क्या नाम है उसके बगल में, जिससे वो लड़ रहा है,
मैं नाम भी भूल जाता हूँ उसका, है ना, वो जेलेंस्की के यहाँ, तो वो उस पे चढ़ा बैठा है, अमेरिका पे चढ़ के दिखाए वो, नहीं चढ़ सकता। तो इस तरह की बात है, हिस्ट्री कोई फिलोसॉफी नहीं है कि वह वहां तुम्हारे तर्क चले जाए। सर तर्क भी कोई चीज होती है ना, जीवन का तर्क होता है ना। जैसे एक आदमी बोले कि भाई हमारे यहाँ बड्डे बड्डे पहलवान रहे हैं, और हिस्ट्री में लिखा है कि बाहर से जो पहलवान आया है वो कूट के गया है। इसमें लॉजिक नहीं लगेगा, हमारे यहाँ बड्डे बड्डे पहलवान, काहे के बड्डे बड्डे पहलवान थे भाई? हम्म। तो और आपकी सही बात है विवेक कंबोज जी, आप हिस्ट्री में कोई लॉजिक नहीं लगाते, इसलिए ये समस्या है आपको, कि आप हिस्ट्री बिना लॉजिक के पढ़ जाते हो। और बिना लॉजिक मतलब समझ के बाहर बात, कि वहाँ 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 कुछ भी लिखा हो सकता है, कि यहाँ अमीर थे, हमारी बहुत बड़ी सेना थी, बाहर से छोटी सी सेना आई और हमारी सेना को नेस्त नाबूद करके चली गई। आपको सवाल तर्क ही नहीं उठेगा कि रुको रुको रुको, ऐसे कैसे हो गया? थोड़े से लोग आए और इतनी बड़ी सेना को हरा के चले, ऐसे कैसे हुआ भाई साहब? क्या कारण था? ना आपको क्वेश्चन ही नहीं उठेगा, क्योंकि आप तो करो लॉजिक को अलग रखो। और यही लॉजिक को हटा के आपने फिलोसॉफी पढ़ी होगी, यही लॉजिक को हटा के आपने रामायण महाभारत पढ़ी होगी, बस फिर होगी समझ आपकी। अभी दुनिया में जो सबसे ज्यादा विकसित देश है, उस देश को बाकी सारे देशों ने मिलके अपना राज सौंप देना चाहिए, क्योंकि विकसित देश को पता रहता है कि देश को, जी बिल्कुल ये होना ही चाहिए, सही बात है। इसीलिए जब मुझसे कोई कहता है कि अगर अमेरिका या रशिया या चाइना इंडिया के ऊपर आक्रमण करे तो क्या करोगे? अरे करना क्या है, उनको बोलेंगे भाई एक होकर रहो, ये लड़ना लड़ना क्या है? हम कहाँ लड़ोगे, तुम्हारे कुछ लोग मरेंगे, हमारे कुछ लोग मरेंगे, मतलब क्या हुआ इस बात का? एक ही जैसे रहो सब, मिल बैठ के करो, लड़ना क्यों है? अगर देश गरीब था या अमीर, जो रियलिटी है, उसे मैनेज से उसे मानेंगे से बेइज्जती या तारीफ, ये कैसी बात है? बिल्कुल, वो तो भाई हिस्ट्री हम पढ़ते हैं यथार्थ जानने के लिए कि ऐसा था। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारे हमारे पूर्वज तो पहलवान ही रहे होंगे, या हमारे पूर्वज तो अमीर ही रहे होंगे, नहीं, गरीब भी हो सकते हैं, दुनिया में गरीब लोग ही होते हैं और कोई थोड़ी होता है, और कमजोर भी लोग ही होते हैं, दास भी लोग ही बनते हैं। उस बात को सुन के ऐसा जरूर होगा कि भाई थोड़ा बुरा लगता है कि इस तरह की व्यवस्था थी, और अभी भी ऐसा बुरा लगता है जब लोगों को देखते हैं भीख मांग रहे हैं और उनके कोई व्यवस्था नहीं है वगैरह, तो बुरा लगता है। इनकी व्यवस्था नहीं आएगी, क्योंकि हर देश हर किसी को टारगेट करता है, इसलिए मनी की जरूरत होगी। अब देखो ये कोई लॉजिक है इनका? और लॉजिक तो आप ऊपर वैसे ही छोड़ चुके हो विवेक जी, है ना? लॉजिक तो आप वैसे ही बता चुके हो कि लॉजिक वॉजिक ना लगाओ, तो आपको कैसे पता चलेगा? अरे भाई हर देश के लोग सुखी होना चाहते हैं कि नहीं? हर देश के लोग में उसमें राष्ट्रपति भी आते हैं। भारत के लोग ऐसे हैं कि यदि इनको अमेरिका सेना में भर्ती करके भारत पर ही हमला करने का आदेश जारी कर दो तो अपने ही देश को मिटा सकते हैं, यही अंग्रेजों के, हाँ। और अंग्रेजी जो सेना थी उसमें तो केवल जो मुख्य पद होते थे बड़े बड़े, उन पर ही अंग्रेज होते थे। सैनिक तो सारे इंडियन ही होते थे भैया, अधिकतम जो इंडियन ही होते थे, वहां से थोड़ी सेना लेके आए थे वो, यही सेना बनाई थी उन्होंने, यहीं के लोगों को पैसे दिए थे और यहीं के लोगों को वो मरवाते थे। आप यहाँ की समझ, मजबूरी, ये सब देखिए ना, तो मतलब अमीर लोग सेना में भर्ती होंगे जाके क्या? राजीव दीक्षित जी ने ऐसा बोला है कई बार कि हमारे यहाँ जो है वो स्वर्ण मुद्राएं गिनते नहीं थे, कि एक स्वर्ण मुद्रा 200 500 ऐसे, मगर तोलते थे। मतलब उनका कहना था कि इतनी मात्रा में हमारे यहाँ एक्सपोर्ट वगैरह होके और
ओके, इतना सोना होता था कि उसे तोल के रखते थे कि 5 किलो सोना, 5 किलो स्वर्ण मुद्राएं, 10 किलो स्वर्ण मुद्राएं, 200 किलो स्वर्ण मुद्राएं। गिनते नहीं थे ऐसे कि 1 2 4 जैसे अभी आजकल गिनते हैं। और जब अंग्रेज आए और उन्होंने भर्ती खोली जिसमें वो बड़ी हल्की सी तनख्वाह देते थे, ओ भाई उनकी इतनी बड़ी फौज हो गई कि उन्होंने पूरे भारत को रोन डाला। कौन भर्ती हो गए थे उसमें? ये अमीर लोग जिनके पास तोल तोल के सोना था। तो अगर लॉजिक लगाओगे तो समझ में आएगा, लॉजिक नहीं लगाओगे तो वही राजीव दीक्षित जी की तरह फिर दिमाग के अंधे नाम नैन सो कैसे ही चलता रहेगा। जी, शुभम जी कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैंने गलत बोला है कुछ, मैं सभी देशवासियों से माफी मांगता हूँ। पता नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। प्रेमजीत, आप सच नहीं जानते उपनिषदों का, इसलिए न ही मैं जानना चाहता हूँ। मैं ऐसी चर्चा नहीं करूंगा जिसमें 10 घंटे बात चले लेकिन कोई परिणाम ना हो। सर, अब वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं उपनिषदों को पे चर्चा नहीं करना चाहता, तो मेरी ऐसी वो नहीं है। मैं तो करना चाहता हूँ अगर कोई करे तो। अब आप नहीं करना चाहते तो वो आपके ऊपर है। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप नहीं करना ही आइए। तो उपनिषद वाले और बहुत लोग आएंगे जिनको चर्चा करनी होगी, वो आएंगे। आपकी रुचि नहीं है चर्चा करने की उपनिषदों पे तो ना कीजिए। वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, तो उसमें मुझे कोई अड़चन नहीं है। चलो, अब तो ये आप आपस में ही बात कर रहे हो तो प्रेमजीत जी, क्या राजीव दीक्षित जी झूठ बोलते थे कि भारत सोने की चिड़िया था, पुष्पक विमान वगैरह? क्या झूठ था? मुझे लगता है कि भारत के लोग अधिक सीधे थे, इसीलिए हमको गुलाम बनाया गया। सब हाँ, सही बात है भाई। बौद्धिक रूप से अगर हम बहुत ज्यादा उन्नत होते तो बौद्धिकशील आदमी को गुलाम बनाना उतना आसान नहीं होता है। बहुत दांतों तले चने चबाने पड़ते हैं, क्योंकि बुद्धिशील आदमी कोई ना कोई तरीके निकाल लेता है बचने के। तो उससे सिद्ध होता है, और उन्होंने हम ही को नहीं, दुनिया के अधिकांश हिस्सों को उन्होंने अपना, उनका वहां तक राज्य था। तो कह सकते हैं कि उस समय टेक्नोलॉजी के हिसाब से या बुद्धिमानी के हिसाब से, और उस समय की जो बुद्धिमानी राज्य और वो सब में, वो लोग आगे थे। हमारे यहाँ तीर तीर कमानों से लड़ रहे थे, वो बंदूकें लेके आगे थे। आप सोचिए, अब बंदूकों के आगे तीर कमान क्या काम करने वाले? तीर कमान तलवार कोई काम करती है? तो वहां उन्होंने निरंतर जो है इन चीजों का, और ये उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो खोज में गए, खोज ही रहे। और वो बुद्धि के ही काम है सारे, बिना बुद्धि से तो होते नहीं है। जो हिस्ट्री पे तर्क लगा रहे हो, हिस्ट्री को फिलोसॉफी समझा हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल भाई, हिस्ट्री को बिना तर्क के समझोगे क्या? अब इतिहासज्ञों से पूछो, वो बताएंगे आपको कि तर्क लगाना चाहिए कि नहीं। जितने भी इतिहासज्ञ हैं, इतिहास के जानकार हैं, उनसे पूछो। विभिन्न इतिहासकार जो हैं उनके आपस में भी मतभेद होते हैं, तो वो लॉजिक के आधार पर ही होते हैं। अगर जैसा लिखा है वैसे ही मानना है, तब उसमें क्या मतभेद होगा? क्योंकि हमेशा हिस्ट्री जो लिखी जाती है, वो लिखने वाला निष्पक्ष हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और लिखने वाला निष्पक्ष हो भी तो जिस काल में लिखी जा रही है, वहां का जो राजा है वो निष्पक्ष लिखने देगा क्या? ये बहुत निर्भर करता है चीजों पे। तो इसकी संभावना रेयर है कि कोई निष्पक्ष रूप से कोई हिस्ट्री हम तक उपलब्ध है।
जो है उसी से मोटा-मोटा हिसाब लगाना पड़ता है, फिर कुछ लॉजिक लगाने पड़ते हैं, तब जाके उसकी सही तस्वीर के आसपास कुछ बनती है। अरे तुमको हिस्ट्री नहीं आती है। अब अब जिसको आती है उसको बुला लाओ भाई, उनसे बात कर लेंगे। और मेरी तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रुचि इसी इसी वजह से नहीं है कि उसमें लॉजिक जैसा कुछ है नहीं है। ऊट-पटांग करके लिखी हुई है। लिखने वाले ने भी नहीं सोचा कि तो क्या कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा उसमें जोड़-जोड़ के हिस्ट्री बना दे रहे हैं। भारत के गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम से साइंटिस्ट निकल कर कंप्यूटर, मोबाइल क्यों इन्वेंट नहीं कर पाए थे? हाँ, इनसे पूछना चाहिए। भारत देश जल्दी से जल्दी विकसित होना चाहिए। सारी सारी दुनिया होनी चाहिए भारत के अकेला। आज से 4500 पहले इजिप्ट में पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बन गए थे, फिर भी इजिप्ट मॉडर्न एरा में एक कमजोर देश ही रहा। भारत का भी वही हाल था। अरे यार, अब पिरामिड से उसकी तुलना कर रहे हैं। अरे पिरामिड तो किसी राजा ने बनवाए होंगे और उस समय कोई एक आध आदमी को वहां पे अभी बताया जा रहा है कि वहां एक नदी वदी बहती थी, उसमें पानी के सहारे उन सब चीजों को इजीली लाया गया था। उस तरह से अभी खोज हो रही है, क्योंकि वहाँ भौगोलिक स्थिति बदल गई है। अभी जो नील नदी है वो वहां से 50 60 70 किलोमीटर दूर है, लेकिन तब एक नील नदी की एक सब्सिडरी नदी वहां से बहती थी, उससे वो सब आके बने। तो खोजेंगे तो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल पता चलेगा। और उसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, पत्थर हैं बड़े बड़े, बस वो लगा लगा के वो बनाया हुआ है। और वहां कुछ ऐसा थोड़ी ना है। बस वो अभी तक लोगों के लिए थोड़ा उत्सुकता का विषय यही रहा कि इतने भारी भारी पत्थर कैसे लेके आए। अब चूंकि वहां की भौगोलिक स्थिति बदल चुकी है, तो अभी वहां जिस जिस तरह से लाए होंगे वो उसका पता नहीं है अभी। पता नहीं चलता कि भाई क्या कैसे लाए होंगे, लेकिन कुछ रहा होगा उस समय उनका। आदमी तो इतने बड़े नहीं होंगे कि आदमी उठा उठा के ले आए होंगे। और कितने काल में बने होंगे ये भी नहीं पता है ना। हो सकता है कई राजाओं का काल लगा हो उन्हें बनाने में। धीरे 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 धीरे। तो ये चीज है। तुमने कौन सा पीएचडी की है हिस्ट्री में? अरे सर, मैंने नहीं की पीएचडी, लेकिन जिन्होंने पीएचडी करी है उनका ऐसा कहना है, वो बता रहा हूँ मैं। तुम्हारे जैसा ही इतिहास में गद्दार पैदा हुए थे, तुम्हारे ही जैसी सोच थी। यदि तुमको कोई आकर कुचले तुमको कैसा लगेगा? तो खराब ही लगेगा। ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो खुद से ही पूछ लेते कि आपको कोई कुचले तो कैसा लगेगा? खराब ही लगेगा। लेकिन वो कुचल गए और हम कुछ कर नहीं सके, ये तो सत्य है, ये तो यथार्थ है। ये इतनी हिस्ट्री तो आप ही बता रहे हो कि कोई आए, हमें कुचल गए और हमें लूट के भी ले गए। इतनी हिस्ट्री तो आप ही बता दे रहे हो। और ये कोई पॉजिटिव हिस्ट्री तो है नहीं है। क्या आपकी व्यवस्था दुनिया का भट्टा भी बिठा सकती है? प्रमाणिकता से उत्तर दीजिए। नहीं बिठा सकती भट्टा। तुम ज्यादा इतिहासकार मत बनो। पहले चोल एम्पायर पढ़ो। उसकी टेक्नोलॉजी इतनी थी कि आज तक अमेरिका के साइंटिस्ट अब समझ गए। अब आपका हिसाब किताब समझ गए। मतलब ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साइंटिस्ट भी पता नहीं कर पाए। समझा, खुद जाकर देख लो। आज भी सबूत है, वैज्ञानिक प्रूफ बोलो तो मैं सेंड कर दूं तुमको। हाँ भैया, फिर तो चोल साम्राज्य में जहाज चलते होंगे। हैं? कैसी कैसी बात कर रहे हो? अरे आज की साइंस के मुकाबले पहले की कोई साइंस थी कभी आज के मुकाबले? आज से क्या मुकाबला करोगे उसका? अब आप तो एकदम मजाक पे उतर रहे हो। चोल साम्राज्य में अमेरिका से भी ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी, बताइए। आईआईटी से निकलकर भी कोई कंप्यूटर या नई टेक्नोलॉजी नहीं बना पाया। नहीं, आईआईटी से भी निकलकर बनी है, और भी तरह से बनी है, बनती है।
व्यवस्था ट्रांजिशन बहुत मुश्किल होगा। सारे देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। भारत में सबको सब कुछ देना शुरुआत में ही मुश्किल होगा। हाँ, तो सबको सब कुछ देने की कहाँ बात हो रही है? जो उपलब्ध हो जाए, जीवन स्तर जितना उठा सकें उतने उठाने की बात हो रही है। सब कुछ की बात शुरू में नहीं है। सब कुछ की बात तो तब है जब ये सारी व्यवस्था पूरी दुनिया में आ जाएगी, तब बोल सकते हो सब कुछ। क्योंकि अब जो चीज़ भारत में होती नहीं है, तो वो कहाँ से दोगे? लेकिन जितनी भारत में होता है, वो बहुत है, वो कम नहीं है। जीवन स्तर को उठाने के लिए काफ़ी है। एक बढ़िया समृद्ध जीवन जीने के लिए। व्यवस्था हो गया। भारत देश के हाथों सभी देश विकसित हुए तो भारत विश्व गुरु हो जाएगा। हाँ, कहने को हो जाएगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। आईआईटी ने ही सीईओ बनाए। हाँ, और एक चिप भी बनाई, वो भी उसकी कैलकुलेशन इतनी गुना ज़्यादा थी दुनिया के सभी कंप्यूटर में। जी, बिल्कुल। आईआईटी ने काफ़ी बनाया, सही बात है। आईआईटी यूँ ही थोड़ी ना उसका नाम है। सुरई, आप मॉडर्न साइंस के अंधभक्त हो? जी, बिल्कुल नहीं हूँ। कोई साइंस का अंधभक्त हो, ये इसकी संभावना बहुत ही कम है। साइंस तो हमारे जीवन में हम देख रहे हैं ना भई, मोबाइल इस्तेमाल ये इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो इसमें अंधभक्त वाली कहाँ बात हो गई? ये तो अनुभव से बात है पूरा, इसमें क्या है? अंधभक्त उसको बोलते हैं जो चीज़ सामने नहीं है और उसको मानते चले जाओ। चीज़ भी सामने नहीं है, उसका कोई लॉजिक भी नहीं है, फिर भी मानो, उसे अंधभक्त बोल सकते हो। साइंस तो आपके सब कुछ सामने है ना पूरा, जो भी आपको साइंस का समझना है समझ सकते हो। उसके प्रोफ़ेसर हाज़िर हैं, सब कोई हैं, और अब तो यूट्यूब पे आसान है, एआई भी है, वो भी आपको बता देगा कुछ भी साइंस के बारे में पूछोगे तो। खुद प्रयोग करके देखना चाहो, खुद प्रयोग करके देख सकते हो। इसमें अंधभक्त जैसा क्या है? हाँ, अब ये है कि हर चीज़ को हम तो जाके प्रूव नहीं करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मानने से हमारा काम चल जाता है। अब जैसे कोई डॉक्टर है, तो हम ये मान के कि डॉक्टर है, इतने मानने से काम चल जाता है, उससे इलाज ले लेते हैं। अब अपना इलाज करने के लिए डॉक्टर तो बनना जाने से रहे। अब हम देख रहे हैं कि हम भी ठीक हो रहे हैं डॉक्टर से, और भी लोग ठीक हो रहे हैं। फिर भी आप बोलो कि हम डॉक्टर के अंधभक्त हैं। अब ये ऐसी अंधभक्ति का क्या आप बोलोगे? क्योंकि ये अंधभक्ति की परिभाषा में नहीं आता है। इसे भरोसा या विश्वास में आता है। अपना व्हाट्सएप वाला नंबर दीजिए। किसको कह रहे हो ये? मैंने तो ये लो फिर से चला देता हूँ। ये नंबर है नीचे जो चल रहा है, यही है, और यहाँ से भी नहीं मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे कहीं लिखा होगा। इस्लाम समाप्त कर देगा 2040 में, सनातन को ऐसा दिख रहा है। वो तो जो होगा सो हो ही जाएगा। या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट बताएं। इंस्टा का अकाउंट भी मेरा है, लेकिन मैं इंस्टा उतना खोलता खालता नहीं। तो शुरुआत में क्या देंगे? कई लोग आज भी कुछ काम नहीं करते, न करना चाहते हैं। कुछ ही चीजें फ्री में मिले तो लोग निकम्मे हो जाएंगे। हाँ, तो निकम्मे लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है ना ये। उनका हिस्से का जो संसाधन आता है वो उनको देके अलग कर देंगे, अपना बैठे रहें ऐसे ही। इसमें 25 से 50 साल की उम्र है तो एक कार्य करना अनिवार्य है, 4 से 5 घंटे। नहीं तो आपको इस व्यवस्था की सेवाएं नहीं मिलेंगी। जी, तो ठीक है। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे, 4 घंटे होने वाले। जी।